हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास फाइनेंस फॉर एवरीवन सब्जेक्ट है। इसकी यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक की एक वन शॉट रिवीजन वीडियो। इस वन शॉट रिवीजन वीडियो में मैं आपको इसकी पाँचों यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 जो आपके सेमेस्टर सेकंड के एग्जामिनेशन में आने वाली है उन सभी को कवर करवा दूंगा। उनके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। थोड़ी सी फास्ट जरूर होगी वीडियो, लेकिन सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएंगी, जिससे आप एग्जाम में इन्हें लिख पाएंगे। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड बिहेवियर नेसेसरी टू मेक साउंड फाइनेंशियल डिसीजन एंड अल्टीमेट अचीव फाइनेंशियल वेलबींग। मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? फाइनेंशियल अवेयरनेस का, फाइनेंस के बारे में नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड और बिहेवियर, जिससे हम क्या कर सके, एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले सके, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच फाइनेंशियल कंज्यूमर इंप्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। मतलब वो प्रोसेस जिससे जो फाइनेंशियल कंज्यूमर होते हैं, मतलब हम लोग जो होते हैं, वो फाइनेंस के बारे में नॉलेज ले पाते हैं, समझ पाते हैं फाइनेंस के कंसेप्ट्स को, रिस्क को, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस डेवलप, स्किल डेवलप कर पाते हैं अपनी। ये सारे तरीके हैं इनको अचीव करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल लिटरेसी कैन हेल्प पीपल बिकम सेल्फ सफिशिएंट। जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो पीपल को क्या सेल्फ सफिशिएंट बनने में हेल्प करती है और फाइनेंशियल स्टेबल रहने में हेल्प करती है। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी में? क्या क्या आता है? नंबर 1 फाइनेंशियल नॉलेज, मतलब फाइनेंस के बारे में फंडामेंटल प्रिंसिपल समझने, उसका वो कहलाता है फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल बिहेवियर, स्टडी हाउ पीपल मैनेज देयर मनी डे टू डे बेसिस। फाइनेंशियल बिहेवियर क्या होता है? मतलब डेली बेसिस पर जो लोग हैं वो अपनी मनी को कैसे यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल बिहेवियर। एटीट्यूड, पीपल सेविंग, प्लेसिंग शॉर्ट टर्म डिजायर ओवर लॉन्ग टर्म, स्टेबिलिटी, प्रोपेंसिटी ऑफ रिस्क, ये सारी चीजें आती है एटीट्यूड के अंदर। अब इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी की? नंबर 1 रिकॉग्नाइज योर इनकम एंड एक्सपेंस। हमें पता लग जाता है क्या चीज हमारी इनकम है, क्या चीज हमारा एक्सपेंस है, हम एक तरीके से बजट क्रिएट करते हैं। सेकंड, पे ऑफ डेट एंड स्टे आउट ऑफ डेट। हम अगर फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पता होता है तो हम टाइम से अपना डेट पे ऑफ कर देते हैं और एक डेट फ्री पर्सन रहते हैं। थर्ड, अवॉइड गोइंग इनटू डेट और डिक्लेयरिंग बैंकक्रप्ट। हम अवॉइड करते हैं डेट्स को लेना। अगर हमारे पास पूरी फाइनेंशियल लिटरेसी होती है कि डेट लेने के क्या क्या हमारे पास बैड इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो हम ना तो ज़्यादा डेट लेंगे और ना ही कभी बैंकक्रप्ट होंगे। फोर्थ, स्ट्राइव फॉर अ सेफ रिटायरमेंट। थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी वी हैव बेटर सेंस हाउ मच टू सेव। मतलब जब हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी होगी तो हमें पता होगा कि हमें कितना कितना सेविंग करनी है कि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए रिटायरमेंट के बाद। फिफ्थ, लर्न द वैल्यू ऑफ सेविंग। हमें रेगुलर सेविंग की एक आदत सी बन जाती है अगर हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी की सारी नॉलेज होती है। सिक्स, फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन कैन लेस लाइकली टू फॉल विक्टिम टू फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं होता जो जिन पर्सन के पास फाइनेंशियल लिटरेसी होती है, बाकियों को कई वो फाइनेंस के फ्रॉड के उसमें फंस जाते हैं। परक्यूजिट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी होने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? तो नंबर 1 लेवल ऑफ एजुकेशन। मनी मैनेजमेंट इज द पर्सनल टैलेंट दैट वन डेवलप ओवर कोर्स ऑफ योर लाइफ एंड इज नॉट समथिंग दैट एवरीवन लर्न। सबसे पहले हमारे पास लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब हमारे पास मनी को मैनेज करने का टैलेंट होना चाहिए जो कि हम अपनी लाइफ में सीखते हैं। डिपॉजिट, फंड्स, इन्वेस्टिंग, टैक्सेशन, बजटिंग, बोरोइंग, ये सारी चीजें। सेकंड आता है कम्युनिकेशन एंड न्यूमरल्स स्किल। इसमें क्या क्या चीजें आती है? मतलब लर्न अबाउट फाइनेंशियल इशू, आस्क फॉर गाइडेंस, बजट नॉलेज, मैनेज एंड चेकिंग सेविंग्स अकाउंट, इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर, एम्प्लॉय टूल फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एम्प्लॉय अवेलेबल नेटवर्क, अवेयर ऑफ क्रेडिट, लर्न डेट एंड लोन्स, ये सारी चीजें आती है कम्युनिकेशन एंड न्यूमेरिकल स्किल्स में। तो ये दोनों चीजें हमारे पास होनी जरूरी है, तभी हम फाइनेंशियल लिटरेसी कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? रेफर्स टू डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट कंडक्ट बिजनेस विद इन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। मतलब वो इंस्टीट्यूशन जो, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, उन्हें हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दीज इंक्लूड बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड पोस्ट ऑफिस। क्या क्या आता है? बैंक आती है, इंश्योरेंस कंपनी आती है, पोस्ट ऑफिस आती है इसके अंदर। इट टेक डिपॉजिट फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ कस्टमर एंड देन लेंड दिस मनी टू अनदर ग्रुप। ये क्या करते हैं? एक ग्रुप ऑफ पर्सन से मनी लेते हैं और दूसरों को लेंड कर देते हैं, मतलब दूसरों को उधार पर दे देते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है इनकी? प्रमोशनल एक्टिविटी, मतलब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं जिससे इनोवेशन होता है और प्रमोशन की एक्टिविटीज में हेल्प होती है। सेकेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट। दे ऑल्सो ऑफर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नीडेड टू डेवलप एंड प्रमोट वेंचर्स।
कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें भी लोन्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो ये वो भी प्रोवाइड करवाती हैं। थर्ड, बैलेंस डेवलपमेंट, बैंक ट्रांसफर सरप्लस ऑफ कैपिटल फ्रॉम डेवलप्ड रीजन टू लेस डेवलप्ड रीजन वेयर इट इज नीडेड। बैंक एक बैलेंस बना के रखती है डेवलपमेंट में, कैसे, जहां पर ज्यादा कैपिटल है डेवलप्ड रीजन में, उसे वहां से ट्रांसफर करके नॉन डेवलप्ड रीजन में ट्रांसफर कर देती है बैंक्स में, जहां पर उनकी जरूरत होती है। फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, चैनलाइजिंग द फंड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सक्लरेटिंग इंडस्ट्री जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड पीपल। क्या होता है, जब ये चैनलाइज करती है फंड को, उससे इंडस्ट्रीज क्रिएट होती है और इंडस्ट्री क्रिएट होने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो ये हो गई इनकी इंपॉर्टेंस। फंक्शंस क्या क्या होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के? नंबर वन, इट इज एन इंटरमीडिएटरी टू कन्वर्ट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये क्या करते हैं, जो हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती है उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल दिया, इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर पे प्रीमियम टू इंश्योरेंस प्रोवाइडर हु इज रिस्पांसिबल फॉर सेटिंग एनी डैमेजेस क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी इज रिस्पांसिबल फॉर कैलकुलेट प्रीमियम सो दैट टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज सफिशिएंट टू पे लिमिटेड नंबर ऑफ डैमेजेस क्लेम। क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी, प्रीमियम लेती है हमसे कि अगर आपको फ्यूचर में कोई भी लॉस होता है तो उसको हम बेयर करेंगे। और वो कैसे प्रीमियम कैलकुलेट करती है कि इतना अमाउंट हो जाए कि हमारा पूरा लॉस कवर हो जाए, उसके अकॉर्डिंग वो प्रीमियम डिटरमाइन करती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प टू कन्वर्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट इनटू रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। ये क्या करती हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट जो होती है उसे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देती हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्म अ रिस्की इन्वेस्टमेंट इनटू वन दैट डजंट हैव एनी रिस्क इन फाइनेंस। ऑल इन्वेस्टमेंट कैरी सम डिग्री ऑफ रिस्क, स्टॉक, बॉन्ड, फंड्स आर लॉस वैल्यू, हाउएवर अ रिस्क फ्री एसेट हैव आर इनविटेबल रिटर्न, एफडीआरडी। तो देखिए रिस्की इन्वेस्टमेंट क्या क्या होती हैं, स्टॉक, बॉन्ड्स, फंड, ये सारी चीजें रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में आती हैं। और फिर रिस्क फ्री में कौन कौन सी आ जाती हैं, जो आरडी होती हैं, एफडी होती है बैंक्स में, वो रिस्क फ्री में आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करवाता है। थर्ड है एफआई, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड अ रेंज ऑफ सर्विसेज टू एंटिटीज। और ये कंपनीज को भी कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे कि इन केस लेंडर विल आस्क बोरोवर टू सेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेगुलरली, द बैंक में मॉनिटर द बोरोवर्स करंट अकाउंट सिचुएशन एंड कैपेसिटी टू रिपे द लोन। मतलब जो लेंडर होते हैं वो बोरोवर से पूछते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो जो ये बैंक्स होती हैं वो क्या करती हैं, मॉनिटर करती हैं जो बोरोवर है उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को, कि वो क्या लोन रिपे करने में एबल होगा या नहीं होगा। अब कैटेगरीज बनाई गई हैं कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। नंबर वन है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। तो बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक विड्रॉल एंड डिपॉजिट। बैंक क्या होती हैं, जो विड्रॉल, डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन प्रोवाइड करवाती हैं अपने कस्टमर्स को। बैंक ऑल्सो फैसिलिटेट मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। और क्या करती हैं, ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन करती हैं थ्रू कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्सेट्रा। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या होती है बैंक की? नंबर वन, इनकरेज पीपल टू सेव मनी। ये इनकरेज करती हैं पीपल को मनी सेव करने में, कैसे, अट्रैक्टिव डिपॉजिट स्कीम्स में और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा के। सेकंड है द फैसिलिटी ऑफ कैपिटल ट्रांसफर। बैंक सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्विकली। बैंक क्या कर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें कोई भी फंड भेजना है तो वो फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है फाइनेंस, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। बैंक कलेक्ट स्मॉल सेविंग एंड यूज देम फॉर प्रोडक्शन। दे प्रोवाइड टाइमली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ट्रेडर एंड इंडस्ट्रीज। बैंक क्या करती हैं, छोटे छोटे सेविंग्स को इकट्ठा करके जो लोग जिन्हें प्रोडक्शन करने के लिए फंड्स की जरूरत है उन्हें लोन प्रोवाइड करवाती हैं। फोर्थ है एड टू गवर्नमेंट। बैंक और क्या होती हैं, तो बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती हैं गवर्नमेंट को, कैसे, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद कर, सर्टिफिकेट, डिबेंचर, ये सारी चीजें खरीद कर और बेच कर। ठीक है। बैंक्स हमारे पास सेंट्रल बैंक है, सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम आरबीआई कहते हैं। फंक्शंस क्या क्या हैं आरबीआई के? रेगुलेट सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई को रेगुलेट करना। लुक्स आफ्टर द मनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की मनी को एक तरीके से रेगुलेट करना, मेंटेन करना। थर्ड, इशूअर ऑफ नोट्स एक्सेप्ट ₹1। नोट्स इशू करती है सिर्फ ₹1 के नोट को छोड़ के, बाकी सारे नोट सेंट्रल बैंक इशू करती है। कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ ऑल बैंक, सभी बैंकों के फंक्शंस को कंट्रोल करती है। एडवाइजरी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एडवाइजरी होती है आरबीआई। फिर होती है हमारे पास कमर्शियल बैंक। तो ये कौन होते हैं? दे एक्सेप्ट डिपॉजिट, ऑफर टू चेक, अकाउंट सर्विस, डज बिजनेस एंड पर्सनल, मॉर्गेज लोन, ओपन सेविंग अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या करती हैं, कस्टमर से डिपॉजिट लेती हैं, लोन प्रोवाइड करवाती हैं और उन्हें अकाउंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, उनके सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं। These are of तीन टाइप की कमर्शियल बैंक होती है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक। फिर आती है हमारे पास नेक्स्ट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इट इज स्मॉल सीज्ड फाइनेंशियल एंटिटी हुज मेंबर आर बैंक ओनर्स एंड कस्टमर्स। दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड रजिस्टर्ड अंडर स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स। मतलब ये छोटी फाइनेंशियल एंटिटी होती है एक तरीके से, जिसके मेंबर कौन कौन होते हैं, या तो बैंक के ओनर या फिर कस्टमर। इन्हें रेगुलेट करता है आरबीआई और ये रजिस्टर्ड होती हैं स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर। ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो हो गया सारा बैंकिंग सेक्टर के बारे में। नेक्स्ट सेक्टर आता है हमारा इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर क्या होता है? इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टी के बीच में। द इंडिविजुअल इज कॉल्ड इंश्योर्ड। जो पर्सन इंश्योरेंस करवाता है उसे हम इंश्योर्ड कहते हैं। जो कंपनी इंश्योरेंस करती है उसे इंश्योरर कहा जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी एश्योर टू मेक गुड द इंश्योर्ड लॉस ऑन एक्सीडेंट। इंश्योर्ड पर्सन का जो भी लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसे एश्योरेंस देती है कि जो तुम्हें लॉस होगा उसे हम कंप्लीट करके देंगे, बट उसके बदले में तुम्हें हमें प्रीमियम देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस क्या होती है? नंबर वन, स्प्रेड्स रिस्क। इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस टू सेफगार्ड इन्वेस्टर लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी होती हैं वो रिस्क के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती हैं कि अगर तुम्हारा लाइफ से या प्रॉपर्टी से किसी का भी रिस्क हुआ तो हम तुम्हें सेफ्टी प्रोवाइड करवाएंगे। सेकंड, एश्योरेंस एसेट्स एंड फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएट विद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आर कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर होते हैं उनके जो एसेट्स होते हैं उनमें भी फाइनेंशियल रिस्क होता है तो उन्हें भी ये एश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं। थर्ड, लीगल परक्यूजेट्स। इन मैनी सर्कमस्टेंसेज लॉ मैंडेटरी द परचेज ऑफ इंश्योरेंस। कई सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर लॉ ने मैंडेटरी कर रखा है कि तुम्हें इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, तो वहां पर ये लीगल परक्यूजेट्स का काम करती हैं। फोर्थ है कैपिटल फॉर्मेशन। पॉलिसी होल्डर प्रीमियम आर पुल टू सर्व एज इंश्योरेंस फॉर्म इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल। तो ये कैपिटल फॉर्म कैसे करती हैं? जितनी भी प्रीमियम इन्हें मिलती है जो पॉलिसी होल्डर देते हैं उन्हें ये सबको इकट्ठा करके किसी बॉन्ड्स में या सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देती हैं, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है। प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के? नंबर वन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट। ये क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर म्यूचुअल ट्रस्ट। मतलब जो पार्टीज कर रही हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनी और जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है, उन दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। मतलब सारी चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए, कोई भी चीज छुपी हुई होनी नहीं चाहिए। ठीक है। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मींस इसमें क्या होता है? जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है जिस किसी भी चीज का, उसका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब अगर उसको कोई लॉस हो तो उसे फील वगैरह होना चाहिए कि हाँ ये मेरी चीज खराब हुई है। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ इसका तो इंश्योरेंस है, हो जाने दो, इसे खराब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन। तो ये क्या होता है? कंपनसेशन मींस इंडेमनिटी अगेंस्ट लॉस। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट कंपनसेट एन इंश्योर्ड पर्सन मोर देन देयर इकोनॉमिक लॉस। मतलब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी किसी भी पर्सन को उसके लॉस से ज्यादा कंपनसेट नहीं कर सकती। मतलब जितने अमाउंट तक का लॉस हुआ है उतना, या उससे कम जितने का भी इंश्योरेंस है उतने तक का लॉस के लिए कंपनसेट कर सकती है, उससे ज्यादा का कंपनसेशन नहीं दे सकती। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो दिस प्रिंसिपल अलाउ द इंश्योर्ड टू कलेक्ट अमाउंट फ्रॉम थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस। ये क्या प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से पॉलिसी होल्डर को लॉस हुआ है तो तुम उसे तो कंपनसेट कर दो, बाकी बाद में तुम जिस पर्सन की वजह से लॉस हुआ है उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, उसे थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हो लॉस के लिए। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होता है? अगर एक पॉलिसी होल्डर ने एक से ज्यादा इंश्योरेंस ले रखे हैं किसी भी सब्जेक्ट मैटर के, तो फिर उसे सभी से मिलाकर उतना लॉस मिलना चाहिए जितना उसका टोटल लॉस हुआ है। सभी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सभी पॉलिसी कंपनियों का, ना कि वो सिर्फ या तो एक से ले ले या फिर सबसे उतना उतना ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्टल सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर हो गया हमारा, अब आएगा पोस्टल सेक्टर। तो नंबर वन, इसकी इंपॉर्टेंस बताइए पोस्टल सेक्टर की। इन्वेस्टमेंट स्कोप। ये क्या होता है? इंडियन पोस्टल सर्विसेज ऑफर इनॉर्मस इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज। जो इंडियन पोस्टल हैगी वो भी कई सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाती है पीपल्स को। नंबर सेकंड, सेफ एंड फिक्स्ड रिटर्न। तो पोस्टल ऑफिस सेविंग प्लान्स आर सिंपल एंड रिक्वायर लिटिल पेपर वर्क। जो पोस्टल ऑफिस की सेविंग प्लान होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लिटिल पेपर वर्क, मतलब फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती है, और ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करवाते हैं फिक्स्ड रेट देकर रिटर्न पर। थर्ड है स्टेबल रिटर्न। तो जो ये रिटर्न प्रोवाइड करवाते हैं वो स्टेबल होते हैं, गारंटेड रिटर्न होते हैं। फोर्थ है फाइनेंशियल सर्विसेज। पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड बैंकिंग, मनी ट्रांसफर, सेविंग, डिपॉजिट टू असिस्ट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। कैसी? कौन कौन सी? पोस्ट ऑफिस की मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करवाती है, बैंकिंग, मनी ट्रांसफर, ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती हैं। फिफ्थ, नेशनल कनेक्टिविटी। मतलब इट्स सर्विस हैव कनेक्टेड एंड डेवलप्ड नेशन। इससे क्या होता है? इसकी सर्विसेज से जो नेशन है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है और डेवलप होता है। नेक्स्ट आएगा हमारा मोबाइल ऐप्स। तीन चीजें हमने देख ली, बैंकिंग सेक्टर, पोस्टल सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर। अब आएगा हमारे पास मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप की क्या इंपॉर्टेंस होती है? नंबर वन, फास्ट सर्विसेज। मोबाइल ऐप से हमारी जो वर्किंग हो गई है वो फास्ट हो गई है।
सेकंड, ट्रस्टीवर्दी, मतलब हमारे को ट्रस्ट होता है कि इससे ट्रांजैक्शन हमने करी है तो ये ट्रस्टवर्दी ट्रांजैक्शन हुई है। थर्ड है एट ऑल आर, मतलब हर समय अवेलेबल होता है, हम कभी भी इससे कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कुछ भी चीज इससे कर सकते हैं। फोर्थ, शेड्यूलिंग, इंटेलिजेंट मोबाइल एप्स इनेबल यूजर टू हैंडल फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड पोस्टल सर्विसेज, मतलब हम अपना मोबाइल ऐप से अपने फाइनेंस को, इंश्योरेंस को, पोस्टल सर्विसेज को, सभी को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है नीड्स ऑफ अवेलिंग फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड पोस्टल सर्विसेज, जरूरत क्या होती है हमें फाइनेंशियल सर्विसेज लेने की, बैंक से, इंश्योरेंस से या किसी भी पोस्टल सर्विसेज से। नंबर वन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशन एंड सर्विसेज टू ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी विदाउट बायस, मतलब इनमें कोई भी तरीके का बायस नहीं होता, कोई भी तरीके का फ्रॉड नहीं होता, इसलिए हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर दैट नो कम्युनिटी मेंबर इज एक्सक्लूडेड बाय डिनाइंग देम टू एसेंशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस रिगार्डलेस देयर एबिलिटी टू पे, मतलब ये एक तरीके से इंश्योर करते हैं कि जिसको भी फाइनेंस की जरूरत है उसे फाइनेंस मिलना ही चाहिए। थर्ड है आरबीआई इशू अ डायरेक्शन टू ऑल बैंक रिक्वायरिंग देम टू ऑफर सेविंग अकाउंट टू दोज मेंबर ऑफ हु आर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, मतलब आरबीआई इंश्योर करती है कि सभी बैंक सभी पर्सन्स को सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी दे, जिस अगर कोई इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पर्सन है उससे भी सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहिए, खोल सकता है वो भी। नेक्स्ट है इंश्योरेंस सेक्टर एम टू सेफगार्ड अ पर्सन और हिज फैमिली फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, इंश्योरेंस सेक्टर क्या करता है, उसकी फैमिली को, उस पर्सन को किसी भी फाइनेंशियल लॉस से या किसी भी टाइप के एक्सीडेंट से बचाता है। इंश्योरेंस प्लान में क्या क्या आता है, मेडिकल इमरजेंसी, हॉस्पिटलाइजेशन, इलनेस, मेडिकल केयर, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज, इट ऑल्सो प्रोवाइड मेल सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस क्या करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ कई सारे मेल की सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाता है कहीं भी कंट्री के पार्ट में, तो इसलिए फाइनेंशियल सर्विसेज की जरूरत हमें होती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग, ये क्या होता है, नंबर वन स्कार्सिटी है हमारे पास, अ सिचुएशन वेयर देयर इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्स एंड हाई डिमांड, स्कार्सिटी क्या होती है, जब सप्लाई लिमिटेड हो और डिमांड ज्यादा हो तो उसे हम स्कार्सिटी कहते हैं। कंज्यूमर आर बीइंग फोर्स्ड बाय स्कार्सिटी टू डिसाइड हाउ टू एलोकेट रिसोर्स टू सैटिस्फाई एज मेनी ऑफ देयर वांट एंड रिक्वायरमेंट, तो कंज्यूमर को क्या होता है कि अब उसे फोर्स किया जाता है कि तुम अपने इतने ही रिसोर्सेज में अपने जो डिमांड ज्यादा जरूरी है उसे फुलफिल कर लो और बाकी डिमांड को एक तरीके से सेक्रीफाइस कर दो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग, नंबर वन, इट इज डिफाइंड एज एक्ट ऑफ इवेल्युएटिंग द नेसेसरी कैपिटल एंड फिगरिंग आउट इट्स कंपटीशन, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, इवेल्युएशन करना कि हमारे पास कितनी कैपिटल है और उसे फिर अपने कंपटीशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी विद रिगार्ड टू रेजिंग, इन्वेस्टिंग एंड मैनेजिंग कैपिटल, ये क्या होता है, तो एक प्रोसेस होता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल मतलब चीजें हैं, मतलब जो भी कैपिटल वगैरह है उसे कैसे हमें इन्वेस्ट करना है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। गोल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग आर कैलकुलेटिंग नेसेसरी कैपिटल, गोल्स क्या होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के कि हमें कितनी कैपिटल की जरूरत है, किस टाइप के कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, डेवलपिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज, इफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज रिटर्न, ये सारी चीजें गोल्स होंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के। इंपॉर्टेंस और नीड्स क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की, नंबर वन, नेसेसरी फाइनेंस मस्ट बी रेज, जितने हमें फाइनेंस की जरूरत होती है हमें उतना फाइनेंस रेज करना चाहिए। इट हेल्प टू गारंटी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन, तो ये किस में हेल्प करता है, कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो में एक बैलेंस बना के रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इट मेक पॉसिबल फॉर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर टू इन्वेस्ट विद ईज इन बिजनेस, तो जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो आराम से बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके तो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। फोर्थ, इट इनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, इससे क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है किसी भी बिजनेस का। फिफ्थ है इट इज सिंपल टू ओवरकम द रिस्क कॉज्ड बाय शिफ्टिंग मार्केट पैटर्न, अगर मार्केट के पैटर्न को चेंज होने में कोई हमें रिस्क होता है तो ये उस रिस्क को ओवरकम करवा लेते हैं। फिर सिक्स्थ है इट एड टू लोवरिंग अनसर्टेनिटीज, और ये अनसर्टेनिटीज को भी कम कर देता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बजट, हमारे पास कुछ बजट्स के टाइप दिए हैं, तो नंबर वन बजट होता क्या है, एक स्टेटमेंट होती है आपके सभी खर्चों को बता दिया जाता है कि आपको कितने खर्चे कितने अमाउंट तक कर सकते हो, तो वो कहलाता है हमारा बजट। नंबर वन पर्सनल बजट होता है, इसे हम हाउस होल्ड बजट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ स्ट्रेटेजी फॉर बैलेंसिंग अ पर्सन्स इनकम एंड एक्सपेंस, तो किसी पर्सन के इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस बनाना उसकी जो स्ट्रेटेजी होती है उसे हम पर्सनल बजट कहते हैं। इट इज मेड टू असिस्ट अ पर्सन और फैमिली इन मैनेजिंग देयर एक्सपेंडिचर एंड अचीविंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, ये किस चीज में हेल्प करती है पर्सन और फैमिली की, मैनेज करना एक्सपेंडिचर को, मतलब खर्चों को मैनेज करना और अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। इसके कुछ टाइप दिए हैं, पर्सनल फाइनेंस टेक्निक हैगी,
मतलब टाइप्स दिए हैं पर्सनल बजट के। नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस टेक्निक, तो इट रिक्वायर पर्सन टू फिगर आउट देयर इनकम, मॉनिटरिंग देयर स्पेंडिंग, सेट गोल्स, डेवलप स्ट्रेटेजी एंड आफ्टर अल्टर स्पेंडिंग। इसमें क्या होता है, पर्सनल फाइनेंसिंग टेक्निक में एक पर्सन को फिगर आउट किया जाता है कि उसकी इनकम कितनी है, उसके खर्चा कितना करना है, उसके गोल क्या क्या है, उसकी डेवलप स्ट्रेटेजी क्या क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग स्पेंड करना उन्हें उस इनकम को, वो कहलाता है पर्सनल फाइनेंस टेक्निक। बी है 50-30-20 बजट, तो इट इज अ स्ट्रेटेजी दैट सेपरेट पर्सनल एक्सपेंडिचर इनटू 3 कैटेगरी। इसमें क्या होता है, ये एक स्ट्रेटेजी होती है जिसमें पर्सनल एक्सपेंडिचर जो भी आपका खर्चा है उसे 3 हिस्सों में बांट लेना है, नीड्स, वांट्स एंड सेविंग्स। आफ्टर दैट जो 50% है नेट इनकम का, उसे हमें नीड्स को फुलफिल करने में लगा देना चाहिए, 30% हमें अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने में लगा देना चाहिए, और 20% को सेव कर लेना चाहिए टोटल इनकम का। ठीक है। सी है 80-20 मेथड, तो अंदर इसके अंदर क्या होता है, 20% ऑफ नेट इनकम को हम सेव कर लेते हैं, उसके बाद जो बचता है उसे हम अपने डेली लाइफ में एक्सपेंड कर देते हैं। फोर्थ है बजटिंग यूजिंग envelope method, तो people are required to separate their net income into different category, withdraw the money designated for each category and place it in a envelope। इसमें क्या होता है, मतलब पर्सन की नेट इनकम को कई सारी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, और सभी खर्चों के लिए एक अलग से एनवेलप में, मतलब अलग पैसा करके रख दिया जाता है कि इस खर्चे के लिए ये पैसा यूज होगा, इस खर्चे के लिए ये पैसा यूज होगा, तो उसे हम कहते हैं बजटिंग यूजिंग एनवेलप मेथड। फिफ्थ है जीरो बेस्ड बजटिंग। इसमें क्या होता है, ऑल नेट इनकम मस्ट बी यूज्ड बिफोर एनी एक्सपेंस, मतलब खर्चे से पहले ही सारी नेट इनकम को यूज कर लेना, वो कहलाता है जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है। सेकंड टाइप का बजट है फैमिली बजट, तो ये क्या होता है, अ बजट इज अ प्लान फॉर आवर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स। ये एक बजट प्लान होता है, सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं उनका इनफ्लो या आउटफ्लो का, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी इज डेवलप्ड फॉर एंटायर हाउस होल्ड यूजिंग फैमिली बजट, पूरे हाउस होल्ड के लिए फैमिली बजट की स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, लिस्ट योर इनकम, इनकम को लिस्ट करना, मतलब हमारा कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। सेकंड, लिस्ट एक्सपेंस, जो जो खर्चे हैं वो सारे लिखना। फिर इनकम को एक्सपेंसेस में से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो हमारे पास बच जाएगा कि हमारी कितनी सेविंग होएगी, तो वो कहलाता है फैमिली बजटिंग। थर्ड है बिजनेस बजट, ये क्या होता है, तो इट एड्स द ओनर इन डिटरमाइनिंग वेदर इट इज सफिशिएंट कैपिटल टू सपोर्ट ऑपरेशन। ये बिजनेस बजट क्या होता है, तो ये एक तरीके से हेल्प करता है बिजनेस ओनर की कि क्या हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल है कि हम अपने सारे खर्चे पूरे कर पाए, तो वो कहलाता है बिजनेस बजट। अ कंपनी विदाउट बजट रिस्क द डेंजर ऑफ ओवर स्पेंडिंग, अंडर स्पेंडिंग और अंडर सेविंग। अगर बिजनेस का बजट नहीं होगा तो उसे किस चीज का खर्चा रहेगा, ओवर स्पेंडिंग हो जाएगी, या फिर अंडर स्पेंडिंग रहेगी, या अंडर सेविंग्स रहेंगी। आफ्टर एवरी फ्यू मंथ बजट शुड बी रिव्यूड एंड न्यू सप्लायर शुड इन्वेस्टिगेटेड। हर कुछ महीने के बाद बजट को बार बार चेक करना पड़ता है बिजनेस के अंदर। फोर्थ है नेशनल बजट, तो ये क्या होता है, अ कंट्रीज बजट इज इट्स नेशनल बजट। किसी भी एक कंट्री का बजट होता है उसे हम नेशनल बजट कहते हैं। द गवर्नमेंट यूज इट्स मनी कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस फीस टू फंड, और जो गवर्नमेंट होती है उसे जो भी मनी मिली होती है किस चीज से, टैक्सेस से और फीस से, वो उसे फंड के टाइप में यूज करती है। द गवर्नमेंट एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट और बजट लेज आउट कंट्रीज फिस्कल कोर्स फॉर फॉलोइंग ईयर। जो गवर्नमेंट का एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जिसे हम बजट कहते हैं, वो क्या आने वाले ईयर के लिए सभी टाइप के फिजिकल एक्सपेंसेस को बता देती है। द बजट मेकिंग प्रोसेस बिगिन इन अगस्त और सितंबर और अबाउट 6 मंथ बिफोर प्रेजेंटेशन डेट। बजट बनाने का काम कब से शुरू हो जाता है, 6 महीने पहले से। जिस दिन हमें बजट को देना है उससे 6 महीने पहले से बजट बनाने का काम स्टार्ट हो जाता है। इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस, और उसे दोनों हाउसों में अप्रूव्ड होने की जरूरत होती है। नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या है, नंबर 1 सर्कुलर सेंड टू ऑल मिनिस्टर, सभी मिनिस्टर को सर्कुलर भेजा जाता है। सेकंड, रिसीव कंसल्टेशन ऑन प्लान, उस प्लान पर उनकी कंसल्ट ली जाती है। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, उनकी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फोर्थ, प्री बजट कॉन्फ्रेंस, बजट अनाउंस करने से पहले एक कॉन्फ्रेंस होती है। फिफ्थ, प्रिंटिंग ऑफ बजट एंड डॉक्यूमेंट कंप्लीशन, फिर उसके बाद बजट का कंप्लीशन होता है, मतलब बजट प्रिंट किया जाता है और उसे कंप्लीट किया जाता है। सिक्स्थ स्टेप आपका प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, उसके बाद बजट को प्रेजेंट कर दिया जाता है। प्लानिंग एंड बजटिंग प्रोसेस है हमारे पास, तो प्लानिंग एंड बजटिंग आर एनालिटिकल टूल दैट एड इन द क्रिएशन ऑफ बॉटम अप बजट एंड दैट सर्व एज फ्रेमवर्क फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन एज वेल एज टॉप डाउन गोल्स। प्लानिंग एंड बजटिंग एक टूल होता है जो हमारी किस चीज में हेल्प करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को फ्रेमवर्क करने में, मतलब हमें कितने फंड की जरूरत है, कितना हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, उस सारी चीजों के बारे में जो बताता है उसे हम कहते हैं प्लानिंग एंड बजटिंग प्रोसेस। इट इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क कोऑपरेटिवली एंड इफेक्टिवली थ्रू बजटिंग प्रोसेस। इससे ऑर्गेनाइजेशन क्या कोऑपरेटिवली वर्क कर पाती है, इफेक्टिवली वर्क कर पाती है।
बजटिंग एंड प्लानिंग यूजफुल किस लिए है? तो नंबर 1 सेट प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, ये प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव सेट कर देती है। एसिड एंड एग्जामिन रिसेंट एंड हिस्टोरिकल डाटा, जो अभी का डाटा है और पिछला डाटा है उसे एक्सेस मतलब एक तरीके से समझने में हेल्प करती है। थर्ड कनेक्ट डेली प्रोसीजर टू स्ट्रेटेजिक डेवलप ऑब्जेक्टिव, डेली के जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उन्हें कनेक्ट करके रखती है। फोर्थ है कैरी आउट ऑनगोइंग फोरकास्टिंग, आगे जो फोरकास्टिंग होने वाली है उसे करने में हेल्प करती है। फोर्थ है मल्टी डायमेंशनल मॉडलिंग ऑफ प्लानिंग एंड बजटिंग डाटा, और मल्टी डायमेंशनल मॉडलिंग होती है प्लानिंग एंड बजटिंग डाटा की। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, इसे आप छोड़ सकते हैं। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड बजटिंग, प्लानिंग और बजटिंग के प्रोसेस क्या होते हैं? तो नंबर 1 आता है डिफाइनिंग बजट ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव फाइंड करना होता है कि बजट बनाना किस चीज के लिए। सेकंड एसेसिंग हिस्टोरिकल एंड एक्चुअल डाटा, फिर जो एक्चुअल डाटा है और पुराना डाटा है उसे एक तरीके से समझना होता है। फिर डेवलपिंग अ बेस बजट, फिर बेस बजट बनाना होता है। फिर प्रिपेयरिंग रिव्यूइंग एंड रिफाइनिंग अ बजट, उसके बाद जो हमने बेस बजट बनाया है उसे प्रिपेयर करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है और रिफाइन करना पड़ता है, मतलब अगर कोई चेंजेस है तो वो करने पड़ते हैं। फिर पोस्टिंग एंड रिपोर्टिंग रिजल्ट, फिर पोस्टिंग करनी पड़ती है और रिजल्ट को रिपोर्ट करना पड़ता है। फिर उसके बाद उसको अमेंड करने के बाद उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट है बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस क्या होता है? तो नंबर 1 व्हेन एक्सपेंस एक्सीड्स इनकम देयर इज बजट डेफिसिट, मतलब जो हमने बजट बनाया था उसमें अगर खर्चे ज्यादा हो जाए और इनकम कम हो जाए तो उसे हम बजट डेफिसिट कहते हैं, और अगर इनकम ज्यादा हो जाए खर्चे कम हो जाए तो उसे बजट सरप्लस कहा जाता है। इफेक्ट क्या होते हैं बजट डेफिसिट के? अगर बजट डेफिसिट हो जाएगा तो इंडिविजुअल बिजनेस एंड जनरल इनकम आर ऑल इम्पैक्टेड बाय, सभी को इसका इम्पैक्ट होता है, इंडिविजुअल हो चाहे बिजनेस हो चाहे इकोनॉमी हो पूरी कंट्री की, सभी को बजट डेफिसिट का इफेक्ट होता है। सेकंड द गवर्नमेंट में रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन सोशल प्रोग्राम टू रिड्यूस डेफिसिट, और इस बजट डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? जो सोशल प्रोग्राम्स पर खर्चा करती है उस खर्चे को कम कर देगी। इन्फ्लेशन और राइजिंग इन प्राइसेस मेन कॉज ऑफ, ये होता किस वजह से बजट डेफिसिट? जब इन्फ्लेशन हो जाता है तो उसकी वजह से बजट डेफिसिट हो जाता है। अब टाइप्स हैं बजट डेफिसिट के। नंबर 1 फिजिकल डेफिसिट, तो ये क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या होते हैं? नंबर 1 डेट ट्रैप हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। थर्ड है फोरगोइंग डिपेंडेंस, द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक लोन फ्रॉम अदर नेशन इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन फोरगोइंग नेशन, गवर्नमेंट क्या करती है? दूसरे नेशन से लोन ले लेती है जिससे उनकी डिपेंडेंस बढ़ जाती है फॉरेन नेशन पर। फोर्थ है हैम्पर फ्यूचर ग्रोथ, और जो फ्यूचर की ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो फ्यूचर ग्रोथ इज हैम्पर बाय बोरोइंग, बोरोइंग से फ्यूचर की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये इफेक्ट्स होंगे, 4 इफेक्ट होंगे, डेट ट्रैप, इन्फ्लेशन, फॉरगोइंग डिपेंडेंस, वो फॉरेन डिपेंडेंस और हैम्पर फ्यूचर ग्रोथ की बजट डेफिसिट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है जो सेकंड टाइप का डेफिसिट, ये हमने एक तो पढ़ा फिजिकल डेफिसिट टाइप में, जो बजट डेफिसिट का एक हमने टाइप पढ़ा ना, ये एक पड़ा फिजिकल डेफिसिट टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट में। अब नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? इट इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है? तो नंबर 1 गवर्नमेंट में चूज टू रेज टैक्स एंड नॉन टैक्स एंड अर्निंग, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? टैक्स और नॉन टैक्स से जो अर्निंग है उसे इंक्रीज कर देगी, तो रेवेन्यू डेफिसिट कंट्रोल किया जा सकता है। सेकंड बाय आइडेंटिफाइंग वेस्टफुल एंड इनफेक्टिव स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का कोस्ट, जो वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं उन पर स्पेंड ना करके गवर्नमेंट इसे कम कर सकती है। थर्ड न्यू टैक्सेस बीइंग इम्पोज, नए टैक्सेस लगा के कम कर सकती है। फोर्थ द गवर्नमेंट में चूज टू सेल सम ऑफ इट्स स्पेंडिंग, और अपने कुछ इन्वेस्टमेंट को सेल कर दे तो ये बजट डेफिसिट कम हो सकता है। थर्ड टाइप का डेफिसिट आता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। तो ये क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज फिजिकल डेफिसिट ऑफ स्पेसिफिक ईयर एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बोरोइंग। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? जब हम अपने फिजिकल डेफिसिट में से जितनी भी हमारी इंटरेस्ट पेमेंट है उसे निकाल दें तो जो डेफिसिट बचता है उसे हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। इट शो अमाउंट ऑफ बोरिंग नेसेसरी, तो ये प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है कि हमें कितने अमाउंट को बोरो करने की जरूरत है, वो होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। इसका फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस लोन इंटरेस्ट पेमेंट, जो हमें लोन पर इंटरेस्ट देना है उसकी पेमेंट को जब हम लेस कर दे फिजिकल डेफिसिट में तो वो प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है। सोर्सेज क्या होते हैं प्राइमरी डेफिसिट को खत्म करने के? गवर्नमेंट ओवरऑल इनकम है लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर, डेफिसिट फाइनेंसिंग में रिजल्ट, मतलब कैसे कैसे होता है? तो जब गवर्नमेंट की जो टोटल इनकम है वो कम हो टोटल एक्सपेंडिचर से तो ये प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है। सेकंड गवर्नमेंट में चूज टू बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक बाय इशूइंग बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटी ऑर्डर आरबीआई टू क्रिएट करेंसी, गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? पब्लिक को अपनी स्पेंडिंग बेच दे तो हो सकता है ये डेफिसिट मीट आउट, और अपने आरबीआई को ऑर्डर दे दे कि करेंसी क्रिएट करो तो ये डेफिसिट कंट्रोल हो सकता है। ठीक है,
अब है एवेन्यूज फॉर सेविंग फ्रॉम सरप्लस। अब तरीके क्या हैं सेविंग करने के, किससे? सरप्लस से। एवेन्यूज फॉर सेविंग फ्रॉम सरप्लस, सरप्लस में से हम सेविंग कैसे कर सकते हैं? तो नंबर 1, रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करके। इट इज द वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर पेमेंट मेथड। एक ये पेमेंट का मेथड है जिसमें फिक्स्ड सम को डिपॉजिट किया जाता है रेगुलर बेसिस पर, और जो डिपॉजिट करता है उससे फिक्स्ड रेट का इंटरेस्ट मिलता है। सेकंड, फॉर पीपल ओवर 60 द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जो लोग 60 साल से ज्यादा के हैं उनके लिए सीनियर सिटीजन स्कीम होती है, वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है, हम एक लमसम अमाउंट को फिक्स्ड कर देते हैं कहीं पर भी, और कुछ टाइम के मैच्योरिटी पीरियड के बाद हमें कुछ ज्यादा अमाउंट उस पर मिलती है, वो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फोर्थ होता है किसान विकास पत्र। इसमें क्या होता है, जिसमें प्लान कैन इन्वेस्टेड jointly personally or in name of minor in just 8.7 year the principal invest in KVP could double। इसमें क्या होता है, जितना भी कोई पर्सन इन्वेस्ट करता है उसके 8 साल 7 महीने के बाद वो अमाउंट डबल हो जाती है, वो होता है किसान विकास पत्र। फिफ्थ है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एंड लिक्विड फंड। तो दीज फंड्स आर अप्रोप्रिएट फॉर मैनेजिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड शॉर्टर देन 3 मंथ्स। ये वो फंड्स होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, और इनका टाइम पीरियड 3 मंथ से भी कम का होता है। सिक्स्थ है सेविंग अकाउंट। दिस इज ट्राइड एंड ट्रू मेथड फॉर स्टोरिंग शॉर्ट टर्म नीड्स एज वेल एज फॉर सेटिंग असाइड कैश टू हैंडल इमरजेंसीज। सेविंग अकाउंट क्या होता है, इसमें ये सबसे बढ़िया मेथड होता है अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने का। मतलब आपको जब जरूरत हो तब आप निकाल सकें और बाकी उसे इन्वेस्ट करके रख सकें। ठीक है, तो देखिए इसके साथ ही हमारे यूनिट नंबर 1 पूरी कंप्लीट हो जाती है। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह वाली जो कुछ भी नाम था इसका, वो यूनिट कंप्लीट हो गई। आगे देखते हैं अब जो हमें और यूनिट्स देखनी है। हमारी यूनिट नंबर 2 हैगी बैंकिंग सेक्टर वाली। तो इसमें आएगा हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ बैंक। नंबर 1 हैगी आरबीआई। इट इज सेंट्रल बैंक। आरबीआई सेंट्रल बैंक है, इसे बैंकर्स की बैंक भी कहा जाता है। ये क्या करता है, सभी बैंकों की फंक्शनिंग को ऑपरेट करता है और करेंसी इशू करता है कंट्री के अंदर। सेकंड है कि कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को क्या आते हैं, जो कंपनीज एक स्पेशल एक्ट से स्टेबलाइज की जाती हैं। ये डोमेस्टिक भी हो सकती हैं, फॉरेन भी हो सकती हैं। काइंड देंगे कमर्शियल बैंक के। नंबर 1 शेड्यूल्ड बैंक। तो बैंक मेंशन्ड इन लिस्ट इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट के 1934 के शेड्यूल नंबर 2 में जो बैंक्स मेंशन्ड है उन्हें शेड्यूल बैंक कहा जाता है। नॉन शेड्यूल बैंक जो कि उस एक्ट में मेंशन नहीं है उसे नॉन शेड्यूल बैंक कह दिया जाता है। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक। ये कौन होता है, दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय गवर्नमेंट, देयर ऑपरेशन आर लिमिटेड एंड लोकल टू स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच दे आर स्टेबलाइज्ड। ये वो बैंक होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट स्टेबलाइज करता है। ये कहाँ सिर्फ ऑपरेट हो सकती हैं, जिस कंट्री मतलब जिस स्टेट में या जिस यूनियन टेरिटरी में इन्हें स्टेबलाइज किया गया है, ये सिर्फ उसी में वर्क करती हैं, उसके बियॉन्ड वर्क नहीं कर सकती। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक। तो मोर देन 50% ऑफ शेयर हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। वो बैंक जिनमें मोर देन 50% शेयर या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है उसे पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर मैनेज करते हैं, ओन करते हैं, उन्हें हम प्राइवेट सेक्टर बैंक कहते हैं। इनका फॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी होता है, बट इन्हें भी आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट टाइप की बैंक आती है कोऑपरेटिव बैंक। तो द वर्ड कोऑपरेटिव मींस ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पीपल एस्पायरिंग टू मीट देयर ओन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल ऑब्जेक्टिव थ्रू एन एंटिटी जॉइंटली कंट्रोल्ड एंड ओन्ड। दीज बैंक ऑपरेट विद नो प्रॉफिट और नो लॉस बेसिस। ये वो बैंक्स होती हैं जो पीपल्स की एसोसिएशन से मिलकर बनती हैं, और ये किस लिए बनाई जाती हैं, जो उस ग्रुप के लोग हैं उनकी सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल नीड्स को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं। ये बैंक विदाउट प्रॉफिट, मतलब एक तरीके से एनपीओ होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट बैंक्स होती हैं ये। दीज आर रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड टू रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ये किसके अंदर रजिस्टर होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर रजिस्टर होती हैं, बट इन्हें भी आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट टाइप की बैंक आती है फॉरेन बैंक। तो वो बैंक जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई हैं और वो चल कहाँ रही है, इंडिया के अंदर, तो उन्हें हम फॉरेन बैंक कहते हैं। तो इन्हें दोनों कंट्री के लॉ मानने पड़ते हैं, जहां पर ये इनकॉर्पोरेट हुई है वहां की भी रूल्स एंड रेगुलेशन, और जहां पर ये रेगुलेट हो रही है वहां की भी रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट बैंक। तो वो बैंक जो किसी भी, चाहे पब्लिक सेक्टर चाहे प्राइवेट सेक्टर, किसी भी सेक्टर को डेवलपमेंट करने में हेल्प करें, उन्हें हम डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। ये 3 टाइप की होती हैं, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड हाउसिंग बैंक्स। इन्हें हम स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं।
नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो दीज बैंक्स आर केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेल पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल स्पेशली फॉर प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए जो बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं उन्हें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक कहते हैं। नेक्स्ट है हाउसिंग बैंक। तो वो बैंक जो कि हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड सर्विसेज के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाएं उन्हें हाउसिंग बैंक कहा जाता है। अब बैंक क्या क्या सर्विसेज ऑफर करती हैं। नंबर 1, फैसिलिटी ऑफ लोन। बैंक जो होती हैं वो पीपल्स को लोन प्रोवाइड करवाती हैं, किस लिए, चाहे तो किसी इंडिविजुअल को चाहे किसी बिजनेस को अपने आप को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है, सिर्फ ये करंट अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड की जाती है। जो बैंक में टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं उसमें से जिनका करंट अकाउंट होता है उन्हें ये फैसिलिटी मिलती है। इसमें क्या होता है, जितना आपके अकाउंट में पैसा है उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। तो आप जानते हैं बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जो भी अकाउंट्स में बिल्स होते हैं उनको डिस्काउंट करवा सकते हैं आप बैंक में, ये भी सर्विस बैंक देती है। नेक्स्ट है इनकैशिंग चेक्स। चेक्स को इनकैश करा जाता है, मतलब कोई भी आप अगर चेक देते हो तो उसे आपको अमाउंट में कन्वर्ट करके दे दिया जाता है। नेक्स्ट है कलेक्टिंग एंड पेइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ क्रेडिट। कोई भी अगर आप क्रेडिट पर चीज लेते हैं तो उसका कलेक्शन या फिर पेमेंट जो कुछ भी करनी होती है वो भी बैंक की ये एक फैसिलिटी में आता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर आप इंडिया कंट्री से कहीं बाहर जाते हैं और वहां पर आपको अपनी फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करवाना है तो वो बैंक के थ्रू होता है, ये भी बैंक की एक फैसिलिटी है। नेक्स्ट है कंसल्टेंसी। बैंक कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है, जिन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए कंसल्टेंसी की जरूरत होती है उन्हें। नेक्स्ट है यूटिलिटी बिल्स पेमेंट। कई सारे बिल्स होते हैं उनकी पेमेंट में भी बैंक हेल्प करती है, टैक्सेस को पे करने में हेल्प करती है, तो ये भी उसकी एक फैसिलिटी में आता है। अब आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स में कितने मतलब बैंक्स में कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। नंबर 1 सेविंग अकाउंट। तो ये सबसे बेस्ट अकाउंट होता है इंडिविजुअल के लिए जिनकी इनकम लिमिटेड है और वो सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं। अ मिनिमम बैलेंस नीड्स टू मेंटेन इन दिस अकाउंट। इस अकाउंट में एक आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। अकाउंट होल्डर को क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है जो कि बैंक टू बैंक डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है टर्म डिपॉजिट। तो इसमें क्या होता है, इट इज अनदर नेम ऑफ फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट होता है उसे ही हम टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, फंड डिपॉजिटेड इनटू एन अकाउंट एट अ बैंक फॉर फिक्स्ड पीरियड। एक फिक्स्ड पीरियड के लिए कुछ फंड को डिपॉजिट कर दिया जाता है बैंक के अकाउंट में। तो दिस डिपॉजिट कैन बी मेड बाय पीपल हु विश टू सेव फंड्स फॉर लॉन्ग पीरियड। ये उनके लिए होता है जो कि अपने फंड को लंबे समय तक सेव करना चाहते हैं, ये वो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हायर इंटरेस्ट रेट देन सेविंग अकाउंट गिवन बाय बैंक। बैंक में इस अकाउंट में सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट है करंट अकाउंट। तो दिस अकाउंट इज यूटिलाइज्ड बाय लार्ज एंटिटीज। जो लार्ज एंटिटीज मतलब बिजनेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो इस टाइप के अकाउंट खुलवाती हैं। देयर इज नो ट्रांजेक्शन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अकाउंट इज यूजुअली नॉट लिमिटेड। तो इसमें क्या होता है, जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं या आपके बाकी कोई भी अकाउंट होते हैं उसमें एक ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है कि आप एक दिन में इतनी ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बट जो कंपनीज होती हैं उन्हें बहुत सारी ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है तो उन्हें करंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है क्योंकि इसमें कोई भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट। तो रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, तो दिस टाइप ये एक टाइप के अकाउंट होते हैं जिसमें आपको कुछ फिक्स्ड अमाउंट हर रेगुलर इंटरवल पर सबमिट करनी पड़ती है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है और मैच्योरिटी पर वो सारी अमाउंट इकट्ठी मिल जाती है। नेक्स्ट है की टर्म फॉर डॉक्यूमेंटेशन। मतलब आपको अगर किसी बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 पैन कार्ड। पैन कार्ड क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जिसे कौन लैमिनेट करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेगुलेट करता है। मतलब क्या करता है, मतलब बना के देता है। और किस लिए बना के देता है, आइडेंटिफाई करने के लिए कि इंडिया में कितने टैक्स पेयर हैं, मतलब कितने लोग टैक्स पे करते हैं उसे समझने के लिए। तो दिस वाज हेल्प टू कर्व टैक्स इवेशन। टैक्स की चोरी को बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड है एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ती है आपको। एड्रेस प्रूफ में वो चीज बैंक अकाउंट खोलने से पहले आपका एड्रेस की वेरिफिकेशन करती है कि आपने जो एड्रेस प्रोवाइड करवाया है वो सही है या नहीं है। इसमें क्या क्या चीज आती है, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड, आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल, ये सारी चीजें एक वैलिड एड्रेस प्रूफ की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट है केवाईसी नॉर्म। केवाईसी नॉर्म का मतलब क्या होता है, नो योर कस्टमर। केवाईसी की फुल फॉर्म, इट इज अ मैकेनिज्म टू वेरीफाई कस्टमर आइडेंटिटी प्रायर टू ओपनिंग एन अकाउंट। एक अकाउंट को खोलने से पहले कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना आपका केवाईसी कहलाता है। इट ऑल्सो रिक्वायर फ्रिक्वेंट अपडेटेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर। ये किस लिए किया जाता है, बैंकिंग सेक्टर में कोई भी फ्रॉड ना हो उसके लिए केवाईसी नॉर्म फॉलो किया जाता है। अब उसके बाद बैंक कई सारे लोन्स भी प्रोवाइड करवाती है। तो कौन कौन से लोन होते हैं, नंबर 1 एजुकेशनल लोन। वो एजुकेशन लोन इज रिक्वायर्ड टू मीट द शॉर्टफॉल इन फीस एंड अदर एक्सपेंसेस।
फीस में या किसी भी और टाइप के एक्सपेंसेस में जो भी शॉर्टफॉल हो उसको मीट आउट करने के लिए जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो होता है एजुकेशनल लोन। एजुकेशन लोन के भी टाइप्स होते हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के बेसिस पर ये दो टाइप का होता है, डोमेस्टिक और फॉरेन एजुकेशन लोन। और कोर्स के बेसिस पर मतलब सेकेंडरी एजुकेशन लोन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन लोन, अंडर ग्रेजुएट लोन और पोस्ट ग्रेजुएट लोन। ग्रेस पीरियड 6 महीने का ग्रेस पीरियड प्रोवाइड किया जाता है, मतलब जिस भी पर्पस के लिए आपने लोन लिया है जब आपका वो एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है उसके 6 महीने के बाद तक आपको टाइम दिया जाता है कि आप उस लोन को रिपे कर दें। कितने मैक्सिमम टाइम के लिए आप ये ले सकते हैं, तो 8 साल के लिए आप ये लोन ले सकते हैं। सेकंड है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, मतलब जो कंज्यूमर के ड्यूरेबल प्रोडक्ट होते हैं, जो आपके डेली लाइफ में प्रोडक्ट यूज होते हैं उनको खरीदने के लिए जो लोन दिया जाता है वो होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। इसमें वो प्रोडक्ट आते हैं जिनकी लाइफ 3 साल या 3 साल से ज़्यादा होती है। एलिजिबिलिटी क्या क्या है इन लोन के लिए, मतलब आपकी एज 21 से 60 ईयर्स तक होनी चाहिए, मंथली इनकम 18 से 20 हज़ार रुपये होनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका बहुत हाई होता है और मैक्सिमम लिमिट होती है 5 लाख की, और मैक्सिमम पीरियड जो होता है इस लोन का वो होता है 3 साल का। टाइप्स हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के भी, इंस्टॉलमेंट लोन होता है, सिक्योर्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल, अनसिक्योर्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हीकल लोन। व्हीकल लोन क्या होता है, दिस क्लासिफाइड इनटू पर्सनल एंड कमर्शियल व्हीकल लोन। व्हीकल लोन भी दो टाइप का होता है। व्हीकल लोन से आप नाम से ही समझ गए होंगे, व्हीकल के लिए जो लोन दिया जाए व्हीकल खरीदने के लिए उसे व्हीकल लोन कहते हैं। अब ये भी दो टाइप का होता है, पर्सनल और कमर्शियल व्हीकल। पर्सनल व्हीकल लोन क्या होता है, तो पर्सनल व्हीकल खरीदने के लिए जो भी आप लोन लेते हैं उसे पर्सनल व्हीकल लोन कहते हैं। इसमें कोई भी गारंटर की जरूरत नहीं होती है और कितने टाइम तक दिया जा सकता है, ये 60 महीने मतलब 5 साल तक के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है कमर्शियल व्हीकल लोन। लोन किसको दिया जाता है, जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए कोई भी व्हीकल खरीदना चाहते हैं उन्हें ये लोन दिया जाता है, कमर्शियल व्हीकल लोन। इसमें इंटरेस्ट का रेट है वो चेंज होता रहता है, लोअर रहता है, और रिपेमेंट पीरियड 6 महीने से लेकर 60 महीने तक का होता है। नेक्स्ट है आपका होम लोन। होम लोन क्या होता है, कोई भी घर खरीदने के लिए आपको जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो होम लोन कहलाता है। इसके फीचर क्या होते हैं, इजीली अवेलेबल होता है, मल्टीपर्पज होता है, मतलब आप खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट इसका बहुत लोअर होता है, सबसे जल्दी यही लोन मिल पाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है, और इसका पीरियड होता है वो 30 साल तक का हो सकता है। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। तो ये भी इसमें आपके नाम से क्लियर है, शॉर्ट टर्म जो कि 1 साल तक के लिए लोन दिया जाए उसे शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म होता है जो कि 1 साल से लेकर 3 साल तक दिया जाए वो मीडियम टर्म, और 3 साल से लेकर जो कितने भी ऊपर तक का दिया जाए वो होता है लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। तो देखिए ये आपका ये बैंकिंग सेक्टर का खत्म हो गया यूनिट नंबर 2 में। अब आएगा आपका इंश्योरेंस सेक्टर का, वो भी इसी यूनिट 2 में ही इंक्लूडेड है, चलिए उसे देखते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंस फ्रॉम बैंक एंड ई बैंकिंग। नंबर 1 माइक्रो फाइनेंस। तो इट इज अ मेथड ऑफ फाइनेंस फॉर स्मॉल बिजनेस, इट्स गोल इज टू मेक बिजनेस सेल्फ सफिशिएंट। माइक्रो फाइनेंस किसके लिए होता है, उन बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करवाना जो अभी बहुत छोटे हैं और उनके सेल्फ सफिशिएंट बनाना। सेकंड है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये वही होता है, करंट अकाउंट वालों को ये फैसिलिटी मिलती है जिसमें आप जितना आपके अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा भी विड्रॉल कर सकते हो, उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट, दिस इज लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल क्रेडिट गिवन बाय बैंक टू स्मॉल बिजनेस। मतलब कुछ टाइम के लिए जो क्रेडिट दिया जाता है बैंकों के द्वारा स्मॉल बिजनेसेस को, उसे कहते हैं कैश क्रेडिट। नेक्स्ट है मॉर्गेज। तो एप्लीकेबल फॉर इमूवेबल एसेट, इट इज सिक्योरिटी गिवन बाय बोरोअर टू इंश्योर रिपेमेंट ऑफ लोन। जब लोन की रिपेमेंट को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी ली जाती है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उसे हम मॉर्गेज कहते हैं। फिफ्थ है रिवर्स मॉर्गेज। इट इज अ काइंड ऑफ लोन स्पेशली suited फॉर सीनियर सिटीजन इन नीड्स ऑफ फंड। बोरोवर ओवर एज 60 हैविंग देयर ओन प्रॉपर्टी कैन गेट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है, जब कोई पर्सन जो 60 साल से ऊपर का है वो खुद जाकर बैंक के पास अपना एसेट मॉर्गेज कर दे और बैंक उसे इंस्टॉलमेंट्स में लोन दे, तो उसे हम कहते हैं रिवर्स मॉर्गेज। नेक्स्ट है हाइपोथेटिकेशन। इट इज प्लेजिंग ऑफ गुड्स अगेंस्ट डेट विदाउट डिलीवरिंग देम टू लेंडर। मतलब जब हम गुड्स को डेट के अगेंस्ट सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी प्लेज कर दें लेकिन हम गुड्स की डिलीवरी ना करें, तो उसे कहते हैं हाइपोथिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेज। तो बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी अगेंस्ट दैट। गुड्स की बेलमेंट कर दें, मतलब जब हम उसमें डिलीवरी भी कर दें तो वो फिर वो हो जाता है एक प्लेज। नेक्स्ट है टेक्निक्स एंड इनिशिएटिव इन बैंकिंग। बैंकिंग में क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। नंबर 1 कैशलेस बैंकिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड कैशलेस बैंकिंग। इट इंक्लूड प्लास्टिक मनी लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट। कैशलेस बैंकिंग क्या होती है, जिसमें हम कैश का यूज ना करके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट्स का यूज करें।
सम टूल्स ऑफ कैशलेस बैंकिंग के क्या क्या टूल्स हैं? बैंक कार्ड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, USSD मेड फॉर दोज हु हैड नॉट स्मार्टफोन। ये होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। इससे में क्या होता है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी नेट बैंकिंग कैशलेस बैंकिंग का यूज कर सके, उसे कहते हैं USSD। नेक्स्ट है QR कोड क्विक रिस्पॉन्स, जिसे हम कहते हैं थ्रू विच कंज्यूमर स्कैन QR कोड मर्केंट टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए इसे स्कैन करना पड़ता है। नेक्स्ट है मोबाइल वॉलेट। मोबाइल वॉलेट मीन सेम मोबाइल में आपका अकाउंट लिंक कर दिया जाता है और उससे आप कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई बैंकिंग, बैंकिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड। जब मोबाइल या स्मार्टफोन का यूज करके आप बैंकिंग का यूज करते हैं तो उसे ई बैंकिंग कहा जाता है। ई बैंकिंग में क्या क्या सर्विसेज आती है? नंबर 1 मोबाइल बैंकिंग, जिसमें हम ट्रांजेक्शन करते हैं, बिल पेमेंट, बैलेंस चेक, ये सारी चीजें कर पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, एन इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड बिल इज चार्ज फ्रॉम सेम इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट। एक इंडिविजुअल के जब क्रेडिट कार्ड का बिल जो होता है वो उस इंडिविजुअल के सेविंग अकाउंट से काट लिया जाता है, जिससे उसे लेट पेमेंट की पेनल्टी ना भरनी पड़े, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। स्मार्ट कार्ड क्या होते हैं? कार्ड स्टोर डाटा ऑन माइक्रोचिप्स, जो माइक्रोचिप्स पर आपका सारा डाटा स्टोर रहता है उसे स्मार्ट कार्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मतलब जब आप बिना बैंक में जाए इलेक्ट्रॉनिक की हेल्प से, मतलब स्मार्टफोन, कंप्यूटर या नेट बैंकिंग की मदद से कैश एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दे तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट है टेलीफोन बैंकिंग, असिस्टेंस गिवन बाय बैंक। इसमें क्या होता है, आप जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो विदाउट स्मार्टफोन के भी जब टेलीफोन की मदद से बैंकिंग की फैसिलिटीज का यूज करते हैं उसे कहते हैं टेलीफोन बैंकिंग। नेक्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग, असिस्टेंस बाय बैंक दैट परमिट अकाउंट होल्डर टू गेट रिकॉर्ड बाय मींस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से जब बैंक के कोई सारी फैसिलिटीज यूज होती हैं तो उसे इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। होम बैंकिंग, मतलब जब एक बैंक का पर्सन आपके घर पर आकर सारी बैंकिंग की फैसिलिटी दे उसे होम बैंकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है चेकिंग काउंटरफिट करेंसी। काउंटरफिट करेंसी मींस करेंसी मेड विदाउट सैंक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज एन एफर्ट टू मेक इजी टू मिसलीड द रिसीवर, ऑल्सो कॉल्ड फेक करेंसी नोट। चेकिंग काउंटरफिट करेंसी क्या होता है? फेक करेंसी नोट का चेक रखना है कि कहीं फेक करेंसी तो नहीं चल रही है कंट्री में, उसे कहते हैं चेकिंग काउंटरफिट करेंसी। नेक्स्ट है CIBIL, इट स्टैंड फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। इट प्रोवाइड क्रेडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल एंड कंपनी रिलेटेड टू लोन एंड क्रेडिट कार्ड। इट गेट रिकॉर्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पेरियडिकली। ये एक क्या होता है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन, ये एक ब्यूरो है जो कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन रखता है इंडिविजुअल की और बैंक्स को प्रोवाइड करवाता है। ATM मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इट हेल्प टू मैनेज मनी ऑफ अकाउंट होल्डर। इससे क्या कर सकते हैं, आप कहीं पर भी मनी विड्रॉल कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है आपका नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग क्या होता है? थ्रू दिस सर्विस ऑफ बैंक इन्फॉर्मेशन अबाउट बैंक एंड बैंकिंग सिस्टम कैन बी एक्सेस्ड एट एनी टाइम। नेट बैंकिंग की मदद से हम कहीं पर भी बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, देख सकते हैं। फिजिकल विजिट करना अवॉइड किया जाता है, मतलब नहीं जाया जाता वहाँ। RTGS क्या होता है? इट मीन्स रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, दिस टू एन इलेक्ट्रॉनिक रूट ऑफ फंड ट्रांसफर। ये भी एक फंड ट्रांसफर का एक रूट है जिसमें बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है। वंस ट्रांजेक्शन कंप्लीट कांट बी रिवर्स, और अगर एक बार ट्रांजेक्शन हो जाती है तो उसे वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। NEFT क्या होता है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर मेकिंग पेमेंट, इट इज इजी टू यूज एंड नो फिजिकल ट्रांसफर इज इन्वॉल्व। टू अवेल दिस सर्विस द बैंक IFSC कोड इज नीडेड विद नेम एंड अकाउंट नंबर। इसमें आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी कैश ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है IMPS, also called immediate payment system. It is a service by bank. It was a system offer quick electronic fund transfer service through mobile. जब आप मोबाइल से इमीडिएट पेमेंट कर देते हैं तो वो IMPS के अंडर आती है। मोबाइल बैंकिंग और SMS आर यूटिलाइज्ड फॉर दिस एंड अकाउंट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग मोबाइल। मोबाइल बैंकिंग और SMS का यूज किया जाता है इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। इसमें क्या आता है? फंड आर ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड यूज्ड फॉर ट्रांजेक्शन विच आर पेरियोडिक एंड रिपीटेटिव। वही जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज अभी ऊपर देखी थी, आपकी कोई भी पेनल्टी वगैरह ना लगे उसके लिए ऑटोमेटिकली जो आपके बैंक से अमाउंट डिडक्ट हो जाती है आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। नेक्स्ट है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। तो अ डेबिट कार्ड इज कैशलेस रूट ऑफ मेकिंग पेमेंट। इट डेबिट मनी फ्रॉम कस्टमर अकाउंट डायरेक्टली व्हेन इट इज यूज्ड। इट मे बी यूज्ड बाय प्रोडक्ट मेकिंग पेमेंट, विड्रॉल कैश। कस्टमर कैन नॉट यूज कैश मोर देन व्हाट अवेलेबल इन अकाउंट। डेबिट कार्ड में क्या होता है? मीन्स आपके अकाउंट में जितना पैसा है उतने का ही आप यूज कर सकते हैं, चाहे आप ट्रांजैक्शन करें, चाहे कोई गुड्स खरीदें, चाहे विड्रॉल करें कैश, उतना ही निकाल सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा का आप शॉपिंग वगैरह या कहीं कोई ट्रांजैक्शन करनी है वो कर सकते हो। नेक्स्ट है ऐप बेस्ड पेमेंट सिस्टम। तो यूजिंग द ऐप टू सेंड योर कार्ड इन्फॉर्मेशन थ्रू ऐप टू पेमेंट गेटवे विच सेंड रिक्वेस्ट टू योर पेमेंट गेटवे लाइक मास्टर कार्ड, वीजा
After that, an authorization code is sent to complete the payment, and if all goes well, money is transferred from seller's bank account. All that take place subject to internet speed. ऐप बेस्ड पेमेंट सिस्टम क्या होता है? जब आप कहीं और पर पेमेंट करते हैं अपने मोबाइल ऐप से, वो आपको फिर बैंकिंग के गेटवे पर ले जाता है और वहां पर जाकर आपको मास्टर कार्ड या वीजा पर ऑथराइजेशन होता है, कोड सेंड किया जाता है आपके मोबाइल नंबर पर, उसके बाद ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है, उसे कहते हैं ऐप बेस्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है बैंक ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर। सो बैंक ड्राफ्ट ऑल्सो कॉल्ड डिमांड ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट को हम क्या कहते हैं? डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। द बैंक इटसेल्फ स्टैंड गारंटी फॉर पेमेंट एज व्हेन डीडी इज प्रेजेंटेड देयर इज नील चांस ऑफ डिसऑनर। क्या होता है? ये एक तरीके का ड्राफ्ट होता है। इसमें जो जिसके पास भी ये होता है, जब ये कहीं पर बैंक में दिखाया जाता है तो फिर बैंक को उसके के लिए पेमेंट करनी पड़ती है। इसमें डिसऑनर का कोई चांस नहीं होता। द डिमांड ड्राफ्ट कैन बी मेड एट एनी बैंक ब्रांच बाय पेइंग एंड कैश। ये कहीं पर भी इशू किया जा सकता है, बस आपको बैंक में कैश पे करना है, वो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाकर दे देंगे। इवन कस्टमर डज नॉट हैव एन अकाउंट इन दैट बैंक। अगर किसी कस्टमर का उस बैंक में अकाउंट नहीं है, फिर भी उसे डिमांड ड्राफ्ट मिल जाएगा। पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक टू इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। पे ऑर्डर को ही हम बैंकर्स चेक भी कहते हैं। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, डिफरेंट है ड्राफ्ट से। इन दैट पे ऑर्डर कैन बी रियलाइज्ड ओनली इन सिटी इन विच पे ऑर्डर इज मेड। इसमें क्या होता है? जिस सिटी में पे ऑर्डर बनाया गया है उसी सिटी में आप इसे कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं और कहीं नहीं करवा सकते। नेक्स्ट है बैंकिंग कंप्लेन। तो बैंकिंग कंप्लेन, इफ एनी कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी सर्विस ऑफ बैंक, अ कंप्लेन कैन बी फाइल्ड ऑन प्लेन पेपर और ऑन द पोर्टल। अगर कोई कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है बैंक की सर्विस से, तो वो प्लेन पेपर पर या फिर बैंक के पोर्टल पर कंप्लेन फाइल कर सकता है। फॉर दिस बैंकिंग ombudsman needs to contacted. The complaint should be contact detail of complaint and bank facts, loss if any suffered, and if relief is required. इसमें क्या क्या लिखना होता है? क्या प्रॉब्लम है, किस बैंक से है, क्या फैक्ट हुआ है, अगर कोई लॉस हुआ है तो वो, और क्या रिलीफ चाहिए, ये सारी चीजें इसमें बतानी होती है। नेक्स्ट है बैंकिंग ओम्बड्समैन इन 1995 टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर। 1995 में कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम को। द आरबीआई एज अपॉइंटेड ऑफिसर फॉर स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेन। और आरबीआई ने ऑफिसर अपॉइंट कर रखे हैं सभी कंप्लेन को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाते हैं। ये हो गई इनकी वन शॉट रिवीजन। तो देखिए यूनिट नंबर 3 है कि हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट ऑफिस है, वो हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। पोस्ट ऑफिस में भी हमारी सेविंग स्कीम होती है, उसके क्या क्या टाइप है सबसे पहले वो देखते हैं। नंबर 1 है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। पोस्ट ऑफिस का एक सेविंग अकाउंट होता है। तो ये क्या होता है? इट इज एन अकाउंट विच कैन यूज सेव मनी एंड कैरी आउट डे टू डे ट्रांजेक्शन। ये अकाउंट किस लिए यूज किया जाता है? मनी को सेव करने के लिए और डे टू डे ट्रांजेक्शन करने के लिए। इसको हम 500 रुपये से की अमाउंट से, मिनिमम अमाउंट जो हमें चाहिए होती है वो 500 रुपये की अमाउंट से हम खोल सकते हैं। नॉमिनेशन इसमें मैंडेटरी होता है जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं। इंटरेस्ट इसमें आपको 4% पर एनम के बेसिस पर पेएबल होता है। और मिनिमम बैलेंस पर, जो भी आपका मिनिमम बैलेंस रहा होगा पूरे टाइम में, पूरे साल में, उस पर मिलेगा आपको 4% का इंटरेस्ट बिटवीन 10 ऑफ मंथ एंड एंड ऑफ मंथ। 10 से लेकर मंथ के एंड तक में जो मिनिमम बैलेंस रहेगा उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड टाइप का अकाउंट होता है 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये भी एक टाइप का अकाउंट है। रिकरिंग मीन्स होता है हैपनिंग रेगुलरली। ये एक आरडी स्कीम है जिसकी इंटेंशन क्या है? इंडिविजुअल को रेगुलरली सेव करने की आदत डलवाना। इट कैन ओपन विद ₹100 पर मंथ और एनी मल्टीपल ऑफ 10। इसे हम कैसे ओपन कर सकते हैं? मतलब 100 रुपये महीना डालो या फिर कोई भी 10 का मल्टीपल, 100, 1000, 10,000, इस टाइप से आप करके, मतलब इस टाइप से करके रेगुलरली आपको वो अमाउंट पे करनी पड़ती है। इसमें इंटरेस्ट इसमें आपको मिलता है 5.8% का कंपाउंडेड क्वार्टरली बेसिस पर। 5 ईयर रेफर्स टू टाइम इट टेक फॉर मैच्योरिटी। इसकी मैच्योरिटी कब होती है? 5 साल के बाद होती है, इसलिए इसका नाम 5 ईयर पोस्ट सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट रखा गया है। फ्रॉम ओपनिंग डेट आफ्टर दिस एन ऑप्शन अवेलेबल फॉर ओपनिंग विच इज मोर 5 ईयर। अगर आप 5 साल के बाद भी इसे ओपन करके रखना चाहते हैं तो फिर अगले 5 सालों के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल हो जाती है। थर्ड है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होता है? तो इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी डिपॉजिट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड एट द एंड ऑफ पीरियड यू गेट मैच्योरिटी अमाउंट। ये एक तरीके से एफडी स्कीम जो नॉर्मल बैंक्स में होती है वो होती है पोस्ट ऑफिस में, उसे कहते हैं टाइम डिपॉजिट अकाउंट। इसमें आपको क्या करना होता है? एक सर्टेन सम को डिपॉजिट कर देना होता है, उसके जब ये मैच्योर हो जाती है उसके बाद आपको वो सम मिल जाता है।
इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइम डिपॉजिट अकाउंट इज पेएबल एनुअली बट कैलकुलेटेड क्वार्टरली। इंटरेस्ट जो पेएबल होता है इसमें वो कैसे दिया जाता है, कैलकुलेट तो ये होता है कंपाउंडेड क्वार्टरली बेसिस पर, लेकिन मिलता आपको साल के एंड में। ये मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट, मिनिमम अमाउंट कितनी चाहिए होती है आपको, 1,000 रुपये चाहिए होते हैं आपको ये अकाउंट खोलने के लिए। एंड मल्टीपल ऑफ 100, और 100 के कोई भी मल्टीपल में आप खोल सकते हैं, 1,000 से ज़्यादा कितने भी। देयर आर 4 टर्म्स ऑफ पीरियड, इसमें 4 टाइप की टर्म्स होती है मैच्योरिटी की, 1 ईयर की, 2 ईयर की, 3 ईयर की एंड 5 ईयर की। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का अकाउंट है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट। ये क्या है, इफ यू हैव अ सस्टेनेबल सम ऑफ मनी यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ मैनर दैट पे यू सर्टेन सम ऑन रेगुलर बेसिस। ये एक तरीके का एक अकाउंट होता है या स्कीम होती है, आप कुछ भी समझ लीजिए, जिसमें आप स्टार्टिंग में कुछ पैसा जमा कर देते हैं, उसके बाद आपको रेगुलर बेसिस पर कुछ कुछ अमाउंट मिलती रहती है, एक तरीके से इंस्टॉलमेंट्स में। MIS मंथली इनकम स्कीम कैन बी ओपन, इसे हम कितने अमाउंट से खोल सकते हैं, 1,000 रुपये या कोई भी इसके मल्टीपल से। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है इसमें 4.5 लाख रुपए की इन सिंगल और 9 लाख रुपीज की ज्वाइंट अकाउंट में। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसमें 6.7% पर एनम, पेएबल मंथली। मंथली आपको इंटरेस्ट मिलता है 6.7% का, मतलब इंटरेस्ट मिलता है 6.7% का पूरे साल का, लेकिन टाइम जो आपको मिलता रहे वो हर महीने उस हिसाब से मिलता रहता है। नेक्स्ट टाइप का अकाउंट आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें क्या होता है, ये स्कीम किसके लिए है, वो लोग जो 60 साल की एज से ऊपर हो चुके हैं। रिटायर्ड सिविलियन के लिए ये होता है कि उन्हें 55 साल पर भी मिल जाता है। जो डिफेंस के रिटायर होते हैं उनके लिए इसमें जो एज लिमिट आएगी वो आएगी 50 ईयर्स, वो लोग भी एलिजिबल हो जाते हैं। मिनिमम डिपॉजिट आपको 1,000 रुपये करने होते हैं, और आप 1000 के मल्टीपल में कितने भी रुपए का डिपॉजिट कर सकते हैं, कितने रुपए तक, 15 लाख रुपए तक। इंटरेस्ट रेट जो मिलता है आपको इसमें वो मिलता है 7.6% पर एनम के रेट पर। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ये कौन सा होता है, तो इट इज अ लॉन्ग टर्म स्कीम। ये 15 साल की एक स्कीम होती है जो कि रेगुलर सेविंग को इनकरेज करने के लिए बनाई जाती है। इंटरेस्ट इसमें 7.1% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली दिया जाता है। मिनिमम डिपॉजिट जो होता है वो 500 रुपीज़ का होता है, और आप 1.5 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड कार्टर टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड। यह अकाउंट सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, गर्ल्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए अकाउंट खोला जाता है। इसमें मिनिमम डिपॉजिट हमें 250 रुपये का होता है, और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट कैन बी मेड, कब तक करना होता है डिपॉजिट, 15 साल कंप्लीट होने तक, जब से इसे खोला है। और इंटरेस्ट जो मिलता है वो इस पर मिलता है 7.6% कंपाउंडेड ईयरली रेट से। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का आता है हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो इट इज अ सेविंग ऑप्शन विद 5 ईयर मैच्योरिटी। ये एक सेविंग का ऑप्शन है, 5 साल की मैच्योरिटी होती है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है लमसम में बिगनिंग में। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इसमें आपको 6.8% कंपाउंडेड एनुअली बट पेएबल होता है मैच्योरिटी पर। नेक्स्ट आता है किसान विकास पत्र। इसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें लमसम अमाउंट आपको डिपॉजिट करनी होती है बिगनिंग में। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 7% कंपाउंडेड एनुअली का अमाउंट, और 10 साल 3 महीने के बाद किसान विकास पत्र में आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो 10 साल 3 महीने में डबल हो जाती है। और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है इंडियन पोस्ट, तो मनी ट्रांसफर की सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। इट इज द फर्स्ट मनी रेमिटेंस सर्विसेज विच इज कैरिड आउट बाय इंटरनेट। ये एक मनी भेजने का मतलब मनी ट्रांसफर का तरीका है जो कि इंटरनेट की मदद से होता है। दिस सर्विस हैज बीन ऑफर्ड बाय इंडियन पोस्ट। कब से दे रहा है इंडिया पोस्ट इसकी सर्विस, 2008 से। फिजिकल पेपर बेस्ड मनी ऑर्डर आर नो लॉन्गर एक्सेप्टेड। और जो फिजिकल पेपर बेस्ड मनी पहले भेजी जाती थी वो एक्सेप्टेड नहीं रहती है। नेक्स्ट है वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, तो दिस सर्विस इज रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया पोस्ट एंड वेस्टर्न यूनियन। इसमें क्या हुआ, कोलैबोरेशन हुआ था इंडिया पोस्ट का और वेस्टर्न यूनियन का, उससे ये सर्विस बनी थी। दिस सर्विस इनेबल मनी रिसीविंग फ्रॉम अब्रॉड कॉल इंटरनेशनल मनी टू कस्टमर इन इंडिया। तो अगर आप बाहर किसी कंट्री से आपको मनी ऑर्डर मंगवाना है तो आप फिर इस स्कीम के थ्रू मंगवा सकते हैं, सर्विस के थ्रू। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये एक टाइप की इंडिया पोस्ट की अपनी खुद की बैंक है। इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ बैंक फोकस्ड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट एंड प्रोविजन ऑफ पेमेंट। जैसे कमर्शियल बैंक होती हैं वैसी उसी टाइप की एक बैंक है जिसमें डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जाता है और डिमांड पर उसे विड्रॉल करवाया जा सकता है।
एंड प्रोविजन फॉर पेमेंट रेमिटेंस सर्विसेज। इट वाज लॉन्च्ड, कब लॉन्च हुआ था? 1 सितंबर 2018 में। सर्विस ऑफर बाय आईपीपीवी, कौन कौन सी सर्विस देता है ये? सेविंग अकाउंट की, करंट अकाउंट की, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर कॉल्ड जीवन प्रमाण। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडिया पोस्ट बैंक का। तो देखिए ये हमारी इंडिया पोस्ट वाली यूनिट कंप्लीट हो गई है। यूनिट 3 में इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसके अलावा आपको और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना है कि ये काफी है। ठीक है, ये हमारे पास है कि यूनिट नंबर 4, इसमें आएगा हमारे पास इंश्योरेंस सर्विसेज की। इंश्योरेंस सेक्टर जो होता है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो सबसे पहले अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, द इंश्योरेंस कंपनी एंड एन इंडिविजुअल, वेयर इन इंश्योरेंस प्रोमिसेस टू इंडेमनिफाई फॉर फाइनेंशियल लॉस और अक्यूरेंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट ड्यू टू इंश्योर्ड इन रिटर्न फॉर प्रीमियम पेड एट रेगुलर इंटरवल। इंश्योरेंस क्या होता है? जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एक पर्सन के बीच में, जिसे हम कहते हैं इंश्योर्ड, और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिसे कहा जाता है इंश्योरर। इसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो प्रॉमिस करती है इंश्योर्ड पर्सन को कि अगर तुम्हें कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए हम तुम्हें इंडेमनिफाई करेंगे, बट उसके बदले में तुम्हें हमें रेगुलर इंटरवल पर कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस इज रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म इन विच एन इंडिविजुअल ट्रांसफर इज रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी। ये एक मैकेनिज्म होता है जिसमें एक पर्सन का रिस्क एक इंश्योरेंस कंपनी पर ट्रांसफर हो जाता है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हैं हमारे पास। पहला आएगा लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस कवर इंडिविजुअल अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डेथ। लाइफ इंश्योरेंस है वो किस चीज को कवर करता है? अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली वालों को कोई फाइनेंशियल लॉस ना बियर करना पड़े, उसको कवर करता है। दीज आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। कई सारे टाइप के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि टर्म, इंडोमेंट, होल, मनी बैक एंड यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स। प्रिंसिपल क्या होते हैं इंश्योरेंस के? नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसमें क्या होता है? मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इंश्योरर है और इंश्योर्ड है, दोनों के बीच में एक ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए कि दोनों को एक दूसरे से कोई भी बात ना छुपाएं। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ proximate cause. It is based on cause and effect. Cause which state once effect has proven and cause has traced, it is not necessary to go further. ये कहता है अगर एक बार कॉज पता लग गया क्या कॉज हुआ है और हमने उसे प्रूव कर दिया है तो फिर उसे बार बार फिर उसी पर बात करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मतलब जो पार्टी इंश्योरेंस करवा रही है किसी भी सब्जेक्ट मैटर का, उस पार्टी का उस सब्जेक्ट मैटर में एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब अगर उसे कोई हो तो उसे कुछ खराब हो का मैटर का उसके सामने, तो फिर वो सारे स्टेप्स ले जो एक अनइंश्योर्ड पर्सन लेता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। इसमें क्या होता है? दिस स्टेट दैट फॉलोइंग द सेटलमेंट ऑफ क्लेम फॉर लॉसेज इनकर्ड ऑन इंश्योर्ड सब्जेक्ट मैटर द इंश्योरर हैज अथॉरिटी टू एक्ट इन प्लेस ऑफ पॉलिसी होल्डर। This principle gives insurer the right to recover any loss payment paid to insurer from third party and prevent insured from collecting twice. क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में? कि जिस पार्टी की वजह से लॉस हुआ है इंश्योर्ड पर्सन को, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट चला जाता है कि वो उस पार्टी से डैमेजेस क्लेम कर सके और कहीं दोबारा से जो इंश्योर्ड पर्सन है वो उस पार्टी से भी डैमेजेस क्लेम तो नहीं कर रहा है, ये इंश्योर करे। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। एज पर दिस द इंश्योर्ड विल ओनली बी कंप्लीटली कंपेंसेटेड फॉर देयर एक्चुअल लॉस। मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? जो इंश्योर्ड पर्सन है वो सिर्फ उसका जितना एक्चुअल लॉस हुआ है ना, वही लॉस को इंडेमनिफाई किया जाए, ना कि वो उस इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई भी प्रॉफिट बना सके। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का कंसेप्ट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसमें आता है अगर इंश्योर्ड पर्सन ने एक से ज्यादा इंश्योरेंस प्लान ले रखे हैं तो फिर सारे इंश्योरेंस प्लान जो भी होंगे उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, उन सभी को मिलाकर जो भी अमाउंट बनती है वो सारे इक्वली कंट्रीब्यूट या जो भी प्रोपोर्शन होगा उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। सबसे वो अलग अलग एक ही चीज का इंश्योरेंस नहीं ले सकता। सेवंथ है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। द इंश्योर इज ऑब्लाइग्ड एज ओनर टू टेक नेसेसरी स्टेप मिनिमाइज लॉस। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है वो सब्जेक्ट मैटर में अगर उसके सामने कोई लॉस हो रहा है सब्जेक्ट मैटर का, तो वो सारे स्टेप्स ले उस लॉस को मिनिमाइज करने के, जिससे कम से कम लॉस हो और इंश्योरेंस कंपनी को कम से कम क्लेम देना पड़े। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रिंसिपल। किन प्रिंसिपल पर इंश्योरेंस कंपनी वर्क करती है। आगे आएगा हमारे पास अब लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस मैंने आपको बता ही दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है इंश्योर्ड पर्सन को कि अगर तुम्हारी डेथ हो जाती है तो फिर तुम्हारे बाद जो भी नॉमिनी होंगे हम उन्हें एक लमसम अमाउंट देंगे, बट उसके लिए तुम्हें हमें प्रीमियम पे करनी होगी। ठीक है,
कैटेगरी दिया लाइफ इंश्योरेंस की, नंबर 1 प्योर प्रोटेक्शन है। इसमें क्या होता है, इट इज अ प्लान डिजाइन टू सिक्योर वंस फैमिली फ्यूचर बाय प्रोवाइडिंग लमसम अमाउंट। इसमें लमसम अमाउंट प्रोवाइड की जाती है किसी पर्सन की डेथ पर, मतलब इंश्योर्ड पर्सन की डेथ पर। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन कम सेविंग, तो इट इज अ फाइनेंशियल टूल दैट हेल्प इंडिविजुअल टू प्लान लॉन्ग टर्म गोल्स व्हाइल ऑफरिंग बेनिफिट्स ऑफ लाइफ कवर। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटेक्शन तो मिलती है, मतलब इंश्योरेंस तो मिलता है, उसके साथ में उसकी सेविंग्स भी होती है, मतलब लॉन्ग टर्म प्लान गोल्स को वो अचीव कर पाता है। अब ये प्रोज और कॉन्स दिए हैं, मतलब बेनिफिट क्या क्या है लाइफ इंश्योरेंस के, तो ये सेफ गार्ड है इंश्योर्ड की फैमिली का, प्रोवाइड करता है पीस ऑफ माइंड, मतलब एक बंदे को शांति देता है कि हाँ मेरे परिवार सुरक्षित रहेगा मेरे बाद। और सम एश्योर्ड रिसीव्ड एट मैच्योरिटी, जो सम मिलता है हमें किसी के डेथ पर, वो फिर टैक्स फ्री रहता है। सम इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड क्रिटिकल लाइफ कवर भी देती हैं कुछ कंपनियां। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करती है, पॉलिसी के अगेंस्ट किसी को लोन लेने में भी हेल्प करती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो हाई कॉस्ट होती है ओल्ड पर्सन की, रिटर्न जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और हार्ड होते हैं फोरकास्ट करना, और इंश्योरेंस फर्म में नॉट पे बेनिफिट इवन आफ्टर पॉलिसी मैच्योर। कई बार क्या होता है, पॉलिसी मैच्योर होने के बाद भी बेनिफिट नहीं मिलता। पॉलिसी ऑफर्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन सी पॉलिसी देती है, नंबर 1 आती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, प्रोवाइड डेथ बेनिफिट बेनिफिशियरी ओनली इफ इंश्योर्ड डेथ। अगर पॉलिसी की टर्म के दौरान किसी इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसे इसका बेनिफिट मिल जाता है। इट इज़ अ पॉपुलर टाइप ऑफ इंश्योरेंस एंड कंसिडर्ड एज सिंपलेस्ट, ये सबसे सिंपल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। अंडर दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ कवरेज इज ऑफर्ड एट वेरी नॉमिनल प्रीमियम, कम से कम प्रीमियम पर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का प्रॉमिस किया जाता है। नेक्स्ट है होल लाइफ इंश्योरेंस, तो इट इज ऑफन नोन एज स्टेट और रेगुलर लाइफ, इसे हम स्टेट और रेगुलर लाइफ भी कहते हैं। एज लॉन्ग एज प्रीमियम पेड इट रिमेन फॉर ड्यूरेशन ऑफ इंश्योर्ड पर्सन लाइफ स्पेन। इसमें क्या होता है, जब तक आप प्रीमियम पे करते रहेंगे तब तक आपकी पॉलिसी एक्टिव रहेगी। जैसे आपने प्रीमियम पे करनी बंद करी वैसे आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 100 ईयर होता है। थर्ड है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, तो इट इज अ टाइप ऑफ प्लान लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट दैट ऑफर ड्यूअल बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस। ये एक ऐसा इंश्योरेंस का प्लान है जिसमें इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट मिलता है। पोर्शन ऑफ प्रीमियम पेड टुवर्ड्स LIP इज डायरेक्टेड टुवर्ड इंश्योरिंग इंश्योरेंस कवरेज। जो प्रीमियम पे करता है पर्सन, उसका कुछ पार्ट इन्वेस्ट कर दिया जाता है और कुछ पार्ट एज अ प्रीमियम रख लिया जाता है। फोर्थ आती है एंडोमेंट पॉलिसी, इट इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्लान दैट एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इंश्योरेंस एंड सेविंग्स। एंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है, ये इंश्योरेंस के साथ साथ एक सेविंग का भी प्लान होता है। इट एम्स टू प्रोवाइड लमसम पेमेंट एट एंड, सबसे एंड में एक लमसम पेमेंट दे दी जाती है अगर क्लेम नहीं होता है, मतलब अगर किसी पर्सन की डेथ नहीं होती है फिर भी उसे एक लमसम अमाउंट दी जाती है एंड में, ठीक है। फिफ्थ है मनी बैक पॉलिसी, तो इट ऑफर पॉलिसी होल्डर अ परसेंटेज ऑफ टोटल सम एश्योर्ड एट पीरियोडिक इंटरवल इन फॉर्म ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट। इसमें क्या होता है, पॉलिसी होल्डर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि हम अगर आप इतने टाइम तक प्रीमियम भरेंगे तो इतने टाइम के बाद आपको इतनी मैच्योरिटी की अमाउंट मिल जाएगी, क्योंकि आपका पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई, मतलब कोई डेथ वगैरह नहीं हुई। तो सिक्स्थ आता है रिटायरमेंट प्लान, इट इज अ लाइफ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दैट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग यू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी पोस्ट योर रिटायरमेंट। आफ्टर यू रिटायर यू लूज योर रेगुलर इनकम, इट हेल्प यू टू क्रिएट स्टेबल रेगुलर इनकम। रिटायरमेंट प्लान में क्या होता है, जब आप जॉब कर रहे होते हो, मतलब रिटायर नहीं हुए होते, तब आप इसकी प्रीमियम पे करते हो, और जब आप रिटायर हो जाते हो ना 60 ईयर से अबव हो जाते हो, फिर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको इंस्टॉलमेंट में, मंथली इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मिलती रहती है, आपकी रेगुलर इनकम बनी रहती है। टाइप ऑफ टर्म इंश्योरेंस है हमारे पास, नंबर 1 है लेवल प्रीमियम, तो दिस पॉलिसी प्रोवाइड कवरेज फॉर 10 to 30 ईयर, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड डेथ बेनिफिट इज बोथ फिक्स्ड। ये क्या होता है, 10 से 30 साल तक की ये पॉलिसी होती है। इसमें क्या होता है, प्रीमियम के साथ साथ डेथ का बेनिफिट दोनों ये फिक्स होते हैं, प्रीमियम भी फिक्स होता है और डेथ के बाद कितना बेनिफिट मिलेगा ये भी फिक्स होता है। प्रीमियम हाइयर होता है इसमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस से। सेकंड है ईयरली रिन्यूएबल टर्म पॉलिसी, दिस पॉलिसी हैव नो सेट ड्यूरेशन एंड कैन बी रिन्यूड एनुअली विदाउट रिकरिंग प्रूफ ऑफ इंश्योरेबिलिटी। ये कौन से टाइप का प्लान होता है, इसमें आपको हर साल अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवाना पड़ता है अगर आप उसे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। थर्ड है पॉलिसी ऑफ डिक्रीजिंग टर्म, इसमें क्या होता है, द दैट बेनिफिट ऑफ दिस प्लान डिक्रीजेज एनुअली अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड शेड्यूल, पॉलिसी होल्डर पे फिक्स्ड लेवल ऑफ प्रीमियम थ्रू आउट द ड्यूरेशन। पूरे ड्यूरेशन में जितनी भी लाइफ होती है इंश्योरेंस पॉलिसी की, उसमें
पॉलिसी होल्डर को फिक्स प्रीमियम पे करना पड़ता है, बट जो डेथ का बेनिफिट है, जैसे जैसे आपकी पॉलिसी मैच्योरिटी के करीब जाती जाएगी वैसे वैसे उसके बेनिफिट की अमाउंट कम होती जाती है। इंडोमेंट पॉलिसी के टाइप दिए हैं। नंबर 1 फुल इंडोमेंट, इसमें क्या होता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट इंडोमेंट प्लान्स, इसे हम प्रॉफिट इंडोमेंट प्लान्स भी कहते हैं। द कस्टमर विल गेट सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, जो कस्टमर को सम एश्योर्ड किया गया है वो मैच्योरिटी पे मिलता है। इन केस ऑफ डेथ इंश्योरेंस कंपनी पे द अमाउंट टू नॉमिनी, अगर डेथ हो जाती है तो फिर नॉमिनी को वो अमाउंट मिलती है। एज दिस ऑफर सम एक्स्ट्रा बेनिफिट, द अमाउंट पेड एट मैच्योरिटी इज लार्जर देन सम एश्योर्ड, ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देती है, तो जो मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलती है वो सम एश्योर्ड से ज़्यादा होती है। सेकंड है यूनिट लिंक्ड एंडोमेंट प्लान, दिस इज सुटेबल फॉर पीपल हु आर रिस्क टेकर एंड वांट बिगर रिटर्न, ये उन लोगों के लिए है जो कि रिस्क टेकर हैं और उन्हें बिग रिटर्न चाहिए। दिस प्रीमियम आर यूज्ड टू बाय इन्वेस्टमेंट फंड यूनिट, इसमें क्या किया जाता है, जो आप प्रीमियम भरते हैं उससे इन्वेस्टमेंट फंड यूनिट्स खरीद ली जाती हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस का भी कवर देते हैं साथ में। थर्ड है नॉन प्रॉफिट इंडोमेंट, इसमें क्या होता है, दिस पॉलिसी पे अ लम सम एट मैच्योरिटी और टू योर नॉमिनी इन अनसर्टेन इवन व्हेन कम फर्स्ट, इसमें क्या होता है, आपके नॉमिनी को या फिर आपको या तो मैच्योरिटी पर या फिर अगर कोई अनसर्टेन इवेंट हो जाता है, मतलब डेथ वगैरह हो जाती है, तो फिर सम एश्योर्ड दे देते हैं। कंपनसेशन अमाउंट इज फिक्स्ड एंड स्टैटिस्टिक प्लान, इसमें क्या होता है, जो कंपनसेशन की अमाउंट होती है वो भी फिक्स होती है, प्रीमियम भी एक तरीके का फिक्स होता है। फोर्थ है यूनिटाइज्ड विद प्रॉफिट इंडोमेंट प्लान, तो इट कंबाइन यूलिप्स अर्निंग पोटेंशियल विद गारंटीड रिटर्न, इसमें क्या होता है, आपको जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होते हैं उनके साथ साथ गारंटीड रिटर्न का भी बेनिफिट मिलता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है आपकी मनी को मार्केट वॉलिटी से। कैपिटल मार्केट डिटरमाइन प्रोजेक्ट प्रॉफिट, द पेबैक इज एश्योर्ड डिस्पाइट मार्केट वॉलिटी, दिस प्रोडक्ट इंश्योर रिस्क फ्री एंड हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट, ये एक तरीके की रिस्क फ्री और हाइयर रिटर्न इन्वेस्टमेंट होती है। फिफ्थ है लो कॉस्ट इंडोमेंट, तो दिस प्लान डिमांडेड लोअर प्रीमियम विच अलाउ पॉलिसी होल्डर टू सेव फॉर फ्यूचर पेमेंट, इसमें क्या होता है, जो प्रीमियम होती है वो आपकी लो होती है। द इंश्योरेंस पे सम एश्योर्ड टू नॉमिनी इन केस ऑफ डेथ, डेथ के केस में नॉमिनी को इंश्योरेंस का सम अमाउंट मिलता है। द पर्पज इज टू बिल्ड अप फंड इन सर्टेन टाइम, और कुछ ही समय में फंड जनरेट करने के लिए ये सबसे अच्छा मेथड होता है पॉलिसी का। ये हो गया सर आपका लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अब आएगा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवरेज दैट अलाउ एन इंश्योर्ड टू रिसीव रिम्बर्समेंट फॉर मेडिकल एंड सर्जिकल एक्सपेंस। हेल्थ इंश्योरेंस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी किस लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है कि अगर आपको कोई भी मेडिकल या सर्जरिकल एक्सपेंस इनकर होता है तो उसे फिर हम इंडेमनीफाई करेंगे। इसमें भी आपको प्रीमियम पे करनी पड़ती है और उसके अगेंस्ट जब भी आपको कोई मेडिकल या सर्जरिकल एक्सपेंस बियर करना पड़ता है तो फिर उसे आप बियर ना करके इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है आपके बिहाफ पर। बेनिफिट क्या होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, एनी इलनेस दैट नीड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन इज कवर्ड बाय मोस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। इसमें कई कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें एकदम हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो फिर ये उसके लिए बेटर होता है कि आपके पास इंश्योरेंस प्लान हो ये वाला। सेकेंड है लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी, इंश्योरेंस प्रोवाइडर आर रिक्वायर्ड बाय आरडीआई टू प्रोवाइड लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी बेनिफिट टू पॉलिसी होल्डर। इसमें क्या होता है, जो पॉलिसी होल्डर होते हैं उन्हें बेनिफिट मिलता है कि जब तक आप प्रीमियम पे करते रहेंगे आपकी पॉलिसी रिन्यू होती रहेगी, जैसे आपने प्रीमियम बंद करा वैसे आपकी पॉलिसी खत्म हो जाएगी। थर्ड है कैशलेस ट्रीटमेंट, इसमें आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं होती अपने ट्रीटमेंट के लिए, आपको ट्रीटमेंट करवाना होता है और उसकी स्टेटमेंट इंश्योरेंस कंपनी के पास भेज देनी होती है, फिर वो जहां पर भी आपने ट्रीटमेंट करवाया उन्हें पेमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट है नो रूम रेंट कैपिंग, रूम रेंट ऑफ हॉस्पिटल रूम कवर अंडर सच हेल्थ इंश्योरेंस, जो रूम का रेंट होता है हॉस्पिटल्स में वो भी इसके अंदर कवर होता है। फिफ्थ टैक्स बेनिफिट, इस इनकम पर कोई भी टैक्स का डिडक्शन नहीं होता है, कोई टैक्स नहीं लगता है। सिक्स ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो एम्बुलेंस के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं वो भी इसके अंदर कवर होते हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो कौन कौन सी पॉलिसी देती है, तो नंबर 1 इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, दिस प्लान हैव सिंगल पॉलिसी होल्डर हु रिसीव ऑल कवरेज बेनिफिट, इसमें सिंगल पॉलिसी होल्डर का इंक्लूड किया जाता है, मतलब सिर्फ एक पर्सन के लिए ये पॉलिसी होती है। दिस प्लान इंक्लूड पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, इसमें क्या क्या आता है, पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले का जो भी एक्सपेंस हुआ हो, और हॉस्पिटल से आने के बाद जो भी थोड़ा बहुत एक्सपेंस होता है वो सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। इसकी कोई अपर एज की लिमिट नहीं होती है रिन्यूअल करवाने की, देयर इज नो लिमिट ऑफ नो क्लेम मेड ड्यूरिंग टर्म ऑफ पॉलिसी, यहाँ पर कितने भी क्लेम कर सकते हैं आप अपनी पॉलिसी के दौरान, कोई लिमिट सेट नहीं होती है।
नेक्स्ट है फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। तो इट इज अ प्लान कवर एंटायर फैमिली फॉर फ्लोटर सम इंश्योर्ड। इसके अंदर क्या होता है, पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस होता है। दे मेक इट इजियर फॉर इंडिविजुअल टू मैनेज हिज और हेल्थ इंश्योरेंस बाय कवरिंग फैमिली मेंबर। इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल को इजीली मैनेज कर लेता है वो अपने इंश्योरेंस के साथ साथ सभी फैमिली मेंबर का भी इंश्योरेंस। नेक्स्ट आता है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। तो दिस प्लान आर डिजाइन, ये किसके लिए बनाए गए हैं, जो 60 साल से लेकर 75 साल तक के लोगों के लिए ये प्लान होते हैं। इट इज एडवाइजेबल टू ऑब्टेन दिस बिकॉज मोस्ट पॉलिसी डू नॉट कवर ओवर द एज 65, क्योंकि कई सारी जो पॉलिसी होती हैं वो क्या करती हैं, 65 से ऊपर के एज के पर्सनों को कवर नहीं करती इंश्योरेंस प्लान में, बट ये वाली 60 से लेकर 75 तक के लोगों को कवर करती है। नेक्स्ट है फोर्थ, वुमेन स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो दिस प्लान आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू मीट इंश्योरेंस नीड्स ऑफ वुमेन। वुमेन की इंश्योरेंस नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये प्लान बनाए गए हैं। दिस प्लान प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम हेल्थ केयर कॉस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रिटायरमेंट, कवरेज फॉर न्यूबॉर्न बेबी, कवरेज फॉर चाइल्ड एजुकेशन एंड सो ऑन। ये प्लान्स होते हैं वो वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं कई सारे एक्सपेंसेस से, जैसे रिटायरमेंट, कवरेज फॉर न्यूबॉर्न बेबी का, चाइल्ड की एजुकेशन का और कई सारे। दिस प्लान हैव लो प्रीमियम, इनकी प्रीमियम लो होती है और लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी का बेनिफिट होता है। क्रिटिकल इंश्योरेंस इलनेस इंश्योरेंस प्लान, इसमें क्या होता है, आपको किसी एक क्रिटिकल अगर कोई डिजीज है तो उसके अगेंस्ट जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाता है उसे कहा जाता है क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान। इसमें लमसम पेमेंट मिलती है इंश्योर्ड पर्सन को जब उसे जरूरत होती है। सिक्स्थ है डिजीज स्पेसिफिक हेल्थ प्लान। इसमें क्या होता है, पीपल लुकिंग फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ स्पेसिफिक डिजीज में बी इंटरेस्टेड इन दिस। दिस प्लान इज ऑल्सो अवेलेबल टू दोज हु हैव नॉट एनी अदर इंश्योरेंस प्लान। ये क्या है, सारी डिजीज जो भी आपको हो उन सभी को कवर करता है ये। बाकी सारे हो अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं है उन्हें सभी को कवर कर लेता है। द प्लान इज बेस्ट सूटेड फॉर पीपल हु हैव फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक डिजीज। जैसे कई लोगों को फैमिली में ही डिजीज होती है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, तो उन सभी के लिए ये वाली इंश्योरेंस प्लान बेटर होती है। नेक्स्ट है टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस। तो दिस प्लान इनेबल द इंश्योर टू एनहांस सम एश्योर्ड अंडर इस बेस पॉलिसी टू मेक अप डिफरेंस इन केस hospital cost higher than plans limit when the claim exceeds the total insured, the top up health policy kicks it। इसमें क्या होता है, अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि जो एक्सपेंस हैगा वो आपका ज्यादा का है हॉस्पिटल का और जो आपका अमाउंट है पॉलिसी का वो कम है, तो जो जिन्होंने ये टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रखा होता है उन्हें क्या होता है, फिर वो पूरा एक्सपेंस उनका कवर कर दिया जाता है पॉलिसी के अंदर, अगर उनकी उतने की पॉलिसी नहीं होती तो भी। नेक्स्ट है अब आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो इट प्रोटेक्ट द फिजिकल गुड्स एंड इक्विपमेंट ऑफ बिजनेस और होम अगेंस्ट लॉस कॉज्ड बाय थेफ्ट, फायर एंड अदर पेरिल्स। मतलब प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में क्या होता है, आपके जो फिजिकल गुड्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं बिजनेस के चाहे घर के, उन सभी को प्रोटेक्ट किया जाता है किससे, थेफ्ट मतलब चोरी से, फायर लगने से और बाकी सारी इन जैसी चीजों से। इट वुड बी ऑल रिस्क पॉलिसी दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल रिस्क स्पेसिफाइड इन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ये उन सभी रिस्क को कवर करती है जो जो रिस्क पॉलिसी डॉक्यूमेंट में दिए गए हैं। दे में ऑल्सो कवर पर्सनल लाइबिलिटी इन सम केसेस। ये पर्सनल लाइबिलिटीज को भी कवर करती है कुछ केसेस में। कॉस्ट कवर अंदर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में क्या क्या कॉस्ट कवर होती है, नंबर 1 रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो द एक्सपेंस ऑफ रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग प्रॉपर्टी दैट इज इक्वल और ग्रेटर वैल्यू। मतलब रिप्लेस करने की कॉस्ट होती है, वो सारे एक्सपेंस इसी में कवर होते हैं। नेक्स्ट है एक्चुअल कैश वैल्यू, जो कि एक्चुअल कैश वैल्यू है मतलब जितने का लॉस हुआ है एक्चुअल वैल्यू थी उसकी। रिप्लेसमेंट वैल्यू में से जब आप डेप्रिसिएशन को खत्म कर दें तो फिर जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसे भी कवर किया जाता है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में कौन कौन से आते हैं, तो होम ओनर्स प्रॉपर्टी, मतलब जो होम ओनर होते हैं उनको कोई लॉस ना हो उनके घर की प्रॉपर्टी से, वो सारे इसमें कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट है रेंटर्स इंश्योरेंस। तो द इंश्योरेंस एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्ट टेनेंट, जो किराएदारों के लिए इंश्योरेंस होता है उसे हम रेंटर्स इंश्योरेंस कहते हैं। इसमें पर्सनल आइटम जो कि रेंटेड रूम में होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है। थर्ड आता है फायर इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर होती है, फायर से अगर कोई भी लॉस होता है तो उसे कवर किया जाता है। डी कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी है उसमें अगर कोई लॉस होता है तो उसे इस इंश्योरेंस के अंदर कवर किया जाता है। ई नेचुरल डिजास्टर इंश्योरेंस, मतलब अगर किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से आपका कोई लॉस होता है तो वो उसे नेचुरल डिजास्टर इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। फिर आता है आपका पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कौन सा होता है, जो इंश्योरेंस दिस इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड हाई रिटर्न ऑन प्रीमियम विद लाइफ इंश्योरेंस कवरेज।
ये हाई रिटर्न प्रोवाइड करवाता है जो आप प्रीमियम देते हैं उस पर, साथ में आपको लाइफ इंश्योरेंस की भी कवरेज देता है। दिस ऑफर अ मैक्सिमम सम ऑफ 50 लाख रुपीज तक का ये इंश्योरेंस होता है। गवर्नमेंट इन इंडिया ऑफर दिस टू एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल एंड पब्लिक स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइड करवाती है किन्हें, जो लोग सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, ऑटोनोमस बॉडीज में, लोकल बॉडीज में इनमें काम कर रहे हैं, उन्हें ये प्रोवाइड करवाया जाता है। द मोस्ट रिमार्केबल एक्सपेक्ट ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इज दैट यील्ड रिटर्न विद चेंजिंग लो प्रीमियम। इसमें जो आपकी प्रीमियम होती है वो कम होती है और जो आपको रिटर्न मिलता है वो बहुत ज्यादा मिलता है। बेनिफिट क्या क्या है? इंश्योर्ड कैन अवेल टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स की एग्जम्पशंस मिलती है जैसे ये अमाउंट मिलती है। पॉलिसी लोन ले सकते हैं आप, इससे कन्वर्जन करवा सकते हैं, किसी चीज का सरेंडर कर सकते हैं इसे किसी चीज के अगेंस्ट। ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलिसी टू एनी सर्कल इज फ्री, कहीं पर भी आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पासबुक फैसिलिटी फॉर ट्रैकिंग प्रीमियम, पासबुक की फैसिलिटी होती है प्रीमियम को ट्रैक करने के लिए। एनुअली, हाफ ईयरली, मंथली प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, 4 तरीके के ऑप्शन होते हैं। एनुअली आप कर सकते हैं प्रीमियम, हाफ ईयरली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। रूरल पोस्टल इंश्योरेंस प्लान क्या होते हैं? तो विद नेटवर्क ऑफ अर्बन एंड रूरल पोस्ट ऑफिस, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बिलीव दैट थ्रू utilizing existing network of post office RPLI is only insure offer highest return for lowest premium. It provide insurance to all government sector personnel and also provide sector employee. ये वो प्लान होते हैं जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जो लोग वर्क कर रहे होते हैं रूरल एरियाज में, उन्हें ये इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेंशन प्लान। तो इट ऑफर बोथ इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्लान। पेंशन प्लान क्या होते हैं? जिसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों कवर होता है। बाय इन्वेस्टिंग रेगुलरली इन योर पेंशन प्लान यू कैलकुलेट लार्ज सम ओवर टाइम। आप अपने पेंशन प्लान में थोड़ा रेगुलरली अमाउंट जमा करके एक लार्ज अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। द पीपीएफ इज पॉपुलर रिटायरमेंट प्लान, इसका एक एग्जांपल है पीपीएफ। पेंशन प्लान भी कई टाइप के होते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट क्रिएट एनएसपी टू हेल्प रिटायर्ड पीपल। गवर्नमेंट ने ये नेशनल पेंशन स्कीम बनाई है रिटायर्ड पीपल के लिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? आपको 1000 रुपए महीने जमा करने पड़ते हैं और आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। सेकंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें क्या होता है? 15 ईयर लॉन्ग टर्म स्कीम है ये। इसमें आप 1.5 लाख रुपए एनुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको लास्ट या तो आप फुल में दे दें इसे या 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं, मतलब मंथली दे सकते हैं और लास्ट में इसको आपका कंप्लीट अमाउंट मिल जाएगी। थर्ड है ईपीएफ जिसे कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या होता है? इट इज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सेविंग व्हीकल फॉर सैलरीड वर्कर। बोथ यू एंड योर एम्प्लॉय मेक इक्वल कंट्रीब्यूशन टू योर ईपीएफ अकाउंट। इसमें क्या होता है? ये सैलरीड वर्कर के लिए एक अच्छी स्कीम है। इसमें क्या होता है? जो आपका एम्प्लॉयर है और आप है, दोनों लोग मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ईच मंथ यू शेयर डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी, आपका शेयर हर महीने सैलरी में से डिडक्ट कर लिया जाता है और रिटायरमेंट के बाद आपको टोटल अमाउंट मिलती है जो भी आपने कंट्रीब्यूट करी है, चाहे आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करी है या चाहे जो इंटरेस्ट है, सब कुछ मिलाकर आपको मिल जाता है लास्ट में। नेक्स्ट है एन्युटी प्लान विद इंश्योरेंस कवरेज। इसमें क्या होता है? दिस प्लान गिव लाइफ टाइम प्रोटेक्शन एंड स्टडी इनकम। इसमें क्या होता है? लाइफ टाइम कवरेज के साथ साथ आपको स्टडी इनकम मतलब रेगुलर इनकम भी मिलती है। इफ ट्रेजेडी ओकर वाइल प्लान एक्टिव योर फैमिली रिसीव अ लमसम अमाउंट। और अगर इस प्लान के दौरान कोई डेथ वगैरह हो जाती है, कोई भी ट्रेजेडी होती है, तो फिर आपकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिलेगी। ठीक है, ये हो गई आपकी 4th यूनिट भी कंप्लीट। अब एक और यूनिट रह गई हमारी यूनिट नंबर 5, उसे और देखते हैं हम। यूनिट नंबर 5 है स्टॉक मार्केट के बेसिक कंसेप्ट। नंबर 1 है सेंसेक्स क्या होता है? तो ऑल्सो नोन एज सेंसिटिव इंडेक्स दैट कंसिस्ट 30 फर्म। सेंसिटिव इंडेक्स हम इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? 30 ब्लू चिप स्टॉक जो कंपनी है उन्हें इंक्लूड किया गया है इसमें उनके बेस ईयर 1978 1949 के साथ, जिसमें जो ये सेंसेक्स डिटरमाइन किया जाता है ये उनके स्टॉक्स के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाता है। इट इज अ रिफ्लेक्शन और बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का ये एक रिफ्लेक्टर होता है, मतलब स्टॉक मार्केट की कंडीशन के बारे में इसी से पता लगता है। निफ्टी इंडेक्स क्या होता है? रिलीज्ड बाय एनएसई जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये इसे रिलीज करता है। निफ्टी is a acronym for National Stock Exchange 50 that are created by NSE। NSE ने क्रिएट करा था इसको अप्रैल 21 1996 में। इसमें क्या है? जो इंडेक्स होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? 50 इक्विटी फर्म्स आउट ऑफ 2000 इक्विटी फर्म में से 50 टॉप इक्विटी फर्म्स के अकॉर्डिंग ये निफ्टी इंडेक्स डिसाइड किया जाता है।
कैपिटल मार्केट क्या होती है? वो मार्केट जहां से आप फंड रेज कर सकते हैं उसे कैपिटल मार्केट कहते हैं। ये दो टाइप की होती है, प्राइमरी कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। जब आप न्यू सिक्योरिटी इश्यू करते हैं फर्स्ट टाइम तो वो प्राइमरी कैपिटल मार्केट में इशू होती है, और अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का जहां एक्सचेंज होता है उसे हम सेकेंडरी कैपिटल मार्केट कहते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस विच प्राइवेट कंपनी गोज पब्लिक बाय इशूइंग इट्स शेयर टू जनरल पब्लिक फॉर फर्स्ट टाइम। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो प्राइवेट कंपनियां हैं फर्स्ट टाइम अपना शेयर जनरल पब्लिक को इशू करती हैं सब्सक्राइब करने के लिए, उसे हम आईपीओ कहते हैं। आफ्टर आईपीओ कंप्लीट द कंप्लीट शेयर आर ट्रेडेड ऑन ओपन मार्केट। एक बार अगर आईपीओ हो जाता है फिर उसके शेयर से स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडेड होने लगते हैं। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ये क्या होता है? एफपीओ जिसे हम कहते हैं, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ फर्म ऑलरेडी लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट इशू शेयर टू करंट शेयर होल्डर और न्यू इन्वेस्टर। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो कंपनी पहले से लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर वो अपने और न्यू शेयर इशू करती है, तो उसे हम एफपीओ कहते हैं। नेक्स्ट है ऑफर फॉर सेल। इसमें क्या होता है? जो कंपनी होती है वो डायरेक्टली अपने शेयर पब्लिक को ना शेयर सेल करके एक ब्रोकर को सेल कर देती है, वो उसके सारे शेयर खरीद लेता है, फिर उस ब्रोकर के थ्रू सारी पब्लिक को उसके कंपनी के शेयर मिलते हैं, वो कहलाता है ऑफर फॉर सेल। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड। ये क्या होता है? पूल ऑफ इन्वेस्टर्स फंड होता है। इसमें क्या होता है? जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो जो इन्वेस्ट करते हैं मतलब सेविंग्स करते हैं उसमें, वो उन सभी के अमाउंट को इकट्ठा करके स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं, बॉन्ड्स में या सिक्योरिटीज में, और उन्हें फिर उस पर रिटर्न भी देते हैं। म्यूचुअल फंड के टाइप दिए, आपको इतना ज्यादा डिटेल में वैसे जाने की जरूरत है नहीं। ओपन एंडेड फंड होते हैं। दीज फंड डू नॉट रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ टाइमिंग ऑफ परचेजेज। इसमें कोई भी नंबर ऑफ टाइम परचेज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। इन्वेस्टर कैन एंटर और एग्जिस्ट फंड एट करंट एसेट वैल्यू। कभी भी आप एंटर कर सकते हैं इसमें या कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड होते हैं। इसमें प्री डिटरमाइंड यूनिट कैपिटल होती है और कुछ ही टाइम के लिए ये अवेलेबल होते हैं। इंटरवल फंड होते हैं हाइब्रिड ऑफ बोथ, जिसमें ये दोनों के बेनिफिट्स होते हैं, वो कहलाते हैं इंटरवल फंड्स। इन्हें छोड़िए, अब रिस्क देखिए। रिस्क क्या होता है? एनी अनसर्टेनिटी इन योर इन्वेस्टमेंट दैट कुड हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर फाइनेंस। कोई भी अनसर्टेनिटी जिसकी वजह से आपके फाइनेंस का लॉस हो, मतलब आपके पैसे का लॉस हो, तो वो कहलाता है रिस्क। रिस्क दो टाइप के होते हैं, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में रिस्क दैट एग्जिस्ट थ्रू द सिस्टम एंड अफेक्ट द एंटायर मार्केट। एक ऐसा रिस्क जो पूरे सिस्टम में आए और पूरी मार्केट को अफेक्ट कर दे, वो कहलाता है सिस्टमेटिक रिस्क। और अनसिस्टमेटिक होते हैं जो कि रेजिडुअल, यूनिक एंड डिजायरिफाइबल रिस्क होते हैं, जो कि किसी यूनिक कंपनी या इंडस्ट्री में आते हैं सिर्फ। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? तो प्रेफरेंस शेयर रेफर्स टू प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। वो शेयर जिनको डिविडेंड की पेमेंट में और रिपेमेंट में प्रेफरेंशियल राइट होता है, मतलब उन्हें के पास राइट होता है कि उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगी और रिपेमेंट की जाएगी उनकी कैपिटल की, वो कहलाते हैं प्रेफरेंस शेयर। बाकी जो रह गए वो कहलाते हैं इक्विटी शेयर। डिविडेंड क्या होता है? जब कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं। फेस वैल्यू मतलब वो वैल्यू स्टेटेड वैल्यू ऑफ ईच शेयर मेंशन बाय कंपनी। जो कंपनी ने अपने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में अपने शेयर्स की वैल्यू लिख रखी है वो कहलाती है फेस वैल्यू। बोनस शेयर क्या होता है? जब कंपनी अपने रिजर्व को कैपिटलाइज करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ शेयर इशू कर दे तो वो कहलाता है बोनस शेयर। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? स्टॉक स्प्लिट में जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उन्हें वो और छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। 10 रुपए वाले शेयर को 2 रुपए में डिवाइड कर देती है, वो कहलाता है स्टॉक स्प्लिट। बाईबैक क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें कंपनी अपने फंड जो उसके पास आइडल फंड पड़ा है उसे खत्म करने के लिए अपने शेयर्स को मार्केट में से वापस खरीद लेती है, उसे कह लेते हैं हम बाईबैक। डिबेंचर्स क्या कहलाते हैं? ये एक इंस्ट्रूमेंट है लोन रेज करने का, डेट लेने का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक एविडेंस होता है कि किस पर्सन ने किससे डेट लिया हुआ है। मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू वो होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर जिस वैल्यू में शेयर्स ट्रेडेड हो रहे होते हैं या सिक्योरिटीज ट्रेडेड हो रही होती है उसे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी एज होल कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। टोटल मार्केट वैल्यू जो एक कंपनी की होती है उसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो डीमेट अकाउंट होल्ड सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डीमेट अकाउंट एक टाइप का अकाउंट होता है जो कि आपकी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करके रखता है। ये 1966 में स्टार्ट हुआ था। एनएसडीएल और सीडीएसएल सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, इसमें डिपॉजिटरी कहलाते हैं। नेक्स्ट है डिलीवरी इंस्ट्रूमेंट स्लिप।
डिलीवरी इंस्ट्रूमेंट स्लिप क्या होती है? तो बिफोर एडवेंट ऑफ डीमेट अकाउंट फिजिकल डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप परफॉर्म सेम रोल एज चेक. इफ शेयर होल्डर वांट टू ट्रांसफर शेयर टू अनदर पर्सन ही नीड टू फिल डिटेल ऑफ डीमेट अकाउंट. से पहले जो शेयर ट्रांसफर किए जाते थे वो इस डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप के अकॉर्डिंग किए जाते थे. बिजनेस डेज, प्री ओपनिंग सेशन और ट्रेडिंग सेशन क्या होता है? तो बिजनेस डेज वो डेज होते हैं जिसमें शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं. जिन डेज में वो होते हैं बिजनेस डेज. सैटरडे और संडे को स्टॉक शेयर ट्रेड नहीं होते हैं तो वो बिजनेस डेज की लिस्ट में नहीं आते. प्री ओपनिंग सेशन क्या होता है? एक्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट पहले जो विंडो ओपन हो जाती है उसे हम कहते हैं प्री ओपनिंग सेशन. और ट्रेडिंग सेशन होता है हमारा 9:15 से लेकर 3:30 तक का ट्रेडिंग सेशन होता है शेयर्स का या सिक्योरिटीज का. नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस. तो क्लोजिंग प्राइस इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस एट विच अ शेयर हैज ट्रेडेड इन लास्ट 30 मिनट ऑफ बिजनेस डेज. बिजनेस डेज में लास्ट 30 मिनट में शेयर किस अमाउंट पर ट्रेड हुआ है उसका जो एवरेज प्राइस होता है वो कहलाता है क्लोजिंग प्राइस. और ओपनिंग प्राइस एट विच शेयर फर्स्ट ट्रेड ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन. ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने पर फर्स्ट शेयर किस अमाउंट में ट्रेड होता है वो कहलाता है ओपनिंग ट्रेड स्टॉक ओपनिंग प्राइस. ब्लू चिप स्टॉक एंड डिफेंसिव स्टॉक क्या होता है? तो ब्लू चिप स्टॉक इज दैट कंपनी विच आर रेपुटेशन फॉर गुड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ क्वालिटी ऑफ इट्स अर्निंग, रिलायबिलिटी ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड इट्स एबिलिटी टू ऑपरेट प्रॉफिटेबली. ये ब्लू चिप कंपनी होती है जो कि अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए रेपुटेटेड कंपनी होती है, जो कि रिलायबल होती है अपने ऑपरेशन पर और इनमें एबिलिटी होती है प्रॉफिट में ही हमेशा ऑपरेट करती हैं. डिफेंसिव स्टॉक आर दोज विच डिलीवर रिटर्न इरेस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट. डिफेंसिव स्टॉक कौन से स्टॉक होते हैं? वो स्टॉक जो आपको रिटर्न देते हैं बिना किसी स्टॉक मार्केट कंडीशन और इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को देखे बिना. बुल बियर, बुल मार्केट एंड बियर मार्केट. अ बुल इज वन हु एक्सपेक्ट दैट प्राइस ऑफ शेयर वुड राइज एंड बाय शेयर इन सच एक्सपेक्टेशंस. एक बुल कौन होता है? वो होता है जो कि जिसे लगता है कि अब शेयर के प्राइस बढ़ने वाले हैं और वो उससे पहले ही शेयर खरीद लेता है, वो कहलाता है बुल. और समवन हु एक्सपेक्ट डिक्लाइन इन प्राइस, जिसे लगता है कि प्राइस कम होने वाले हैं और वो अपने शेयर बेच देता है, वो कहलाता है बियर. बुल मार्केट क्या होती है? इन विच शेयर प्राइस आर राइजिंग. वो मार्केट शेयर की मार्केट जिसमें हमेशा शेयर के प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं तो वो कहलाती है बुल मार्केट. और बियर मार्केट वो जिसमें प्राइस घट रहे होते हैं. स्टॉप लॉस क्या होता है? इट एनेबल वन टू स्टॉप लॉस. इट इज अ फीचर अवेलेबल इन डीमेट अकाउंट. ये डीमेट अकाउंट में एक फीचर होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आपको जितनी अमाउंट पर शेयर्स अपने जो शेयर्स हैं उन्हें बेचना है वो अमाउंट सेट कर दो, तो उससे जैसी उस अमाउंट पर शेयर आएगा वैसी वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा. डेरिवेटिव क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट डेट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम वन एंड मोर एसेट्स. वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक या एक से ज्यादा एसेट से अपनी वैल्यू को ड्राइव करे, डेरिवेटिव कहलाता है. कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन. कॉल ऑप्शन गिव द होल्डर ऑफ ऑप्शन द राइट टू बाय. कॉल ऑप्शन से क्या होता है? होल्डर के पास ऑप्शन आ जाता है कि वो शेयर खरीद सके या सिक्योरिटी खरीद सके. पुट ऑप्शन से ऑप्शन आ जाता है कि वो सिक्योरिटीज को बेच सके. नेक्स्ट है होल्डिंग पीरियड. द पीरियड और ड्यूरेशन फॉर विच इन्वेस्टर होल्ड इन्वेस्टमेंट बिफोर सेलिंग इट. होल्डिंग पीरियड क्या होता है? किसी भी इन्वेस्टमेंट को सेल करने से पहले ओनर ने उसे कितने टाइम तक होल्ड किया वो कहलाता है होल्डिंग पीरियड. शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? तो 12 महीनों से कम पीरियड में जो गेन हुआ वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 12 महीनों से ज्यादा का जो गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन दिस गेन्स डिमांड चेंज इन इनकम टैक्स. इन पर टैक्स लगता है. जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं इन पर टैक्स लगता है. तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो हमारी खत्म होती है. हमने पांचों यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक के सभी कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है, देख लिया है. आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे. ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके. तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.